Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. My name is Muhammad Umar Shahid and by profession I am a qualified chartered accountant and currently working as an audit manager in one of the big four accounting and auditing firms. ठीक है, आज का जो लेक्चर है मैं ये समझता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. ठीक है, ओवरऑल सीए को आज हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी को. ठीक है, और आज आपको एक नई डायरेक्शन दिखानी है. ठीक है, और कुछ हकीकत है जो आया होगी हमारे सामने. ठीक है, बुरा मत मानिएगा, आज तक हम करते क्या आए हैं, हम सिर्फ एक अकाउंटेंट बने हुए थे. ठीक है, और बिजनेस के एक कोने में बैठ के फाइनेंस डिपार्टमेंट या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कहना चाहिए उसे, ठीक है, कोने में बैठ के हम सिर्फ डेबिट क्रेडिट कर रहे थे. ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन होती थी उसको हम रिकॉर्ड करते थे और फिर उसको प्रेजेंट करते थे. यानी जनरल लेजर में एंट्री पास की, उसको ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है, समराइज की और उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर खत्म. ठीक है, या अगर बहुत ज्यादा कोई तीर हमने मारा तो वही होता था कि यार ऑडिट वाले आए या हम जब सीए करके ऑडिटर बनते थे. ठीक है, जाके उन्हीं फाइनेंसेस का ऑडिट भी कर लिया कि यार ठीक ठीक डेबिट क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ. ठीक है, कोई चीज ऊपर या नीचे तो नहीं हो गई. ठीक है, तो यानी ऑनेस्टली स्पीकिंग आज तक हमने फैसला करने की सलाहियत नहीं सीखी. क्या कह रहा हूं मैं, वी डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू डू सम डिसीजन मेकिंग्स. ठीक है, अगर हम सिर्फ खालिस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बात करें. ठीक है, और अकाउंटिंग के भी मैं ये समझता हूँ एक लिमिट है कि जब लेट्स सपोज आपको एक स्टैंडर्ड आ गया. ठीक है, आईएफआरएस लिखे हैं जितने मर्जी मोटे हैं साइज में. ठीक है, बस एक स्टैंडर्ड सेटर्स हैं, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हैं. ठीक है, ऑल्दो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक अकाउंटेंट हूँ. ठीक है, तो मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जस्ट फर्क आपको बयान करूँ. ठीक है, हर फील्ड की अपनी अपनी एक अहमियत है. ठीक है, एवरी फील्ड हैज गॉट सम ऑन पोटेंशियल एंड ऑन बेनिफिट्स. ठीक है, जस्ट मैं आज आपको सीए के अंदर दो रुख दिखाना चाहता हूँ तस्वीर के. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कहा कि हमने सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ी है, जो भी ट्रांजैक्शन होती थी. अब वल्लाह वालों में ट्रांजैक्शन कौन कैसे करता था वी डोंट नो. हम सिर्फ उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो भी होता था डेबिट क्रेडिट कर देते थे. ठीक है, ऑल्दो वो भी काफी कॉम्प्लेक्स चीज है, उसपे पूरे आईएफआरएस और पूरे स्टैंडर्ड्स हैं. बट स्टिल क्या आज तक किसी बच्चे ने, अकाउंटिंग के बच्चे ने, ठीक है, जिसने अभी तक एमएफए या बिजनेस फाइनेंस डिसीजन का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, कुछ फैसला अगर आप उसको कहें, ठीक है, कि यार मैंने ये प्रोजेक्ट करना है, करूं या ना करूं बताओ. ठीक है, मैं कोई प्रोजेक्ट करना है, करूं ना करूं मुझे बताओ. ठीक है, किसी अकाउंटेंट से आप पूछे. फिर मैंने एक कंपनी लगानी है, कौन सी कंपनी लगाऊं या ना लगाऊं. ठीक है, या इसी तरह मुझे पैसा चाहिए, क्या करूं, शेयर होल्डर से लूं, इक्विटी इंजेक्ट कराऊं या डेट बैंक के पास जाऊं, क्या करूं. ठीक है, या मैंने कोई फैसला करना है, मेरा कंपेटिटर आ गया मार्केट में, अब मेरी प्रोडक्ट्स या मेरा बिजनेस पे क्या असर होगा. किसी भी अकाउंटेंट से पूछ लें, उसको कुछ पता नहीं है. ठीक है, उसने आज तक क्या सीखा है, मैं भी उसी में शामिल हूँ. यस, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस बनाना है तो हम बना लेंगे. ठीक है, रेवेन्यू की अकाउंटिंग करवानी है तो हम कर लेंगे, कंसोलिडेशंस करानी है हम कर लेंगे. लेकिन ये एक ऐसी चीज है फैसला करना जो हमें नहीं सिखाया गया. मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीए के सिलेबस के अंदर ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, की सब्जेक्ट्स मेरे ख्याल में. एक तो ये एमएफए मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस. ठीक है, फैसला करना सिखाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये सब्जेक्ट हमें फैसला करना सिखाएगा भाई, कि कब कौन सा काम आपके लिए यानी बिजनेस के लिए सूटेबल है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब सीए फाइनेंस में भी और कैफ में भी इसका रिजल्ट जो है ना, लाइक बाकी सब्जेक्ट्स का भी रिजल्ट कम ही है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक स्ट्रेंज सब्जेक्ट मालूम होता है. क्यों, अकाउंटिंग तो हम आईटीए भी पढ़ते हैं, FR1 FR2 पढ़ते हैं, एएफआर पढ़ते हैं, आगे में से वन फिर अकाउंटिंग से भरा पड़ा है. ठीक है, तो क्यों ऐसा है कि ये एक हमारा कोर एरिया नहीं है. हम कहते हैं यार सीएफए या फाइनेंशियल एक अलग चीज है, बिल्कुल एग्रीड, ये अकाउंटिंग से टोटली डिफरेंट चीज है. यानी कि
मैं आपको कहता हूं मुझे एक बिजनेस लेना है, ठीक है, एक कंपनी एक्वायर करनी है, कितने का लूं, ठीक है, उस बिजनेस की वर्थ कितनी है। अकाउंटेंट मैक्सिमम यही बता सकते हैं कि यार इतने के एसेट्स हैं, लेट्स सपोज 1 बिलियन के, और इतने के लाइबिलिटीज है, लेट्स सपोज 800 मिलियन की, तो 200 मिलियन वो कहेगा कि बिजनेस की वर्थ है, विच इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, वो तो सिर्फ बिजनेस के एसिड्स की वर्थ है, या नेट एसिड्स या कैपिटल। बिजनेस की वर्थ समझने के लिए बिजनेस माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। इस सब्जेक्ट के अंदर हम इस तरह की चीजें फैसला करेंगे कि यार मेरे बिजनेस की वर्थ कितनी है, या मैं कोई नया बिजनेस खरीदने जा रहा हूँ, कितने का खरीदूं, या मेरा बिजनेस कंसोलिडेट था, मैं डी मर्जर करने जा रहा हूँ, उसको मैं डिवीजन में तोड़ने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी थी, अब मैं तोड़ने जा रहा हूँ। ये फैसला दो, ठीक है, फैसले दो किस्म के होते हैं। एक तो है रूहानी फैसले कि किसी ने इस्तिहारा किया, ठीक है, या मन्नत मांगी और ख्वाब आया उसको रात को, और सुबह उसके उठ के वो फैसला कर दिया, आई एग्री, ठीक है। लेकिन अगर बुक्स में, ठीक है, बुक्स के हिसाब से प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, ठीक है, तो कुछ किसी भी फैसले के पीछे एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है, खास तौर पे जो कंपनीज फैसले करती हैं, ठीक है। ऑल्दो फैसला गलत हो ना हो, वो एक अलग इशू है, वो हम देखेंगे। लेकिन अकाउंटेंट्स, या ये इनको कहा जाता है, अकाउंटेंट्स के बारे में तो ये मशहूर है कि यार ये रिस्क लेते ही नहीं है, ठीक है, वेरी सेफ साइड चलते हैं। और हमने अकाउंटेंट्स के साथ साथ अब रिस्क वाली अप्रोच लेके चलनी है, हमने अब बिजनेस माइंडसेट लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि हायर द रिस्क हायर रिवार्ड। अकाउंटेंट तो कोई रिस्क लेते नहीं है, अलग से बैठे हुए हैं, ठीक है, और अकाउंटिंग करते जा रहे हैं बस। अकाउंटेंट को क्या पता लोन लेना है, इक्विटी, आप लोन लेके देंगे, वो इंटरेस्ट की एंट्री कर देगा, लोन की एंट्री कर देगा। अगर बहुत बड़ा लोन हुआ तो करंट नॉन करंट में तोड़ देगा, ठीक है। और अगर उस पर कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह आई तो IFRS 9 में आप खैर अभी तो आप नहीं पहुंचे, उसकी जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट को माइनस करके या उसकी प्रेजेंट वैल्यू कर लेगा, इस तरह के काम वो करके रिकॉर्डिंग मुकम्मल कर लेगा। लेकिन ये फैसला किसने किया कि लोन लूं, इक्विटी लूं, ठीक है, और बिजनेस करूं ना करूं, क्या ये सारे फैसले हैं, ये आपको इस सब्जेक्ट में इंशाल्लाह हम सीखेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सिर्फ शर्त यह है कि पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला बच्चा संजीदा हो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें, ऐसी ऐसी नई नई चीजें सीखेंगे जो आपने अभी तक नहीं सीखी होंगी पूरे, ठीक है। आपने लॉ में तो पढ़ा होगा कि कंपनी कैसे बनती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लॉ बताते हैं खाली कानूनी कार्रवाई कि यार ये स्टेप्स करो तो आपकी कंपनी बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपने टैक्स का पढ़ा है, वो भी सेट ऑफ रूल्स है कि ये बिजनेस का प्रॉफिट है, उसको आप टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करो और टैक्स लेके अथॉरिटीज को जमा करा दो, ठीक है। या अगर कोई फर्क आ गया तो फिर वही अकाउंटिंग है यार, कि अच्छा इसको थोड़ा सा डेफर्ड कर दो, डेफर्ड टैक्स बना दो, ठीक है। डेफर्ड टैक्स इज द करंट टैक्स ऑफ फ्यूचर ईयर्स, सिंपल। तो अभी तक तो हमने ये काम किए हैं, बट आज से हम इंशाल्लाह एक नई चीज सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बिजनेस माइंडसेट आपका रेडी करना है, ठीक है, कि यार मतलब आप मुख्तलिफ ऑप्शन में से फैसला कर सकें बेस्ड ऑन दी फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। बात मैंने की, एक तो ये कि आपने दिल को अच्छा लगा कर दिया, ठीक है, या ख्वाब में आया या किसी दोस्त ने मशवरा दिया, वो एक अलग है वो, ठीक है, वो हमारा फाइनेंस का सब्जेक्ट नहीं बताता, वो आपकी अपनी है, ठीक है। हमारा फाइनेंस का सब्जेक्ट हमें सिखाएगा बेस्ड ऑन फैक्ट्स, figures and calculations which is the optimal solution for us, got it, okay। तो आइए इसी मोटिवेशन और जज्बे के साथ नया कुछ सीखने की जुस्तजू के साथ आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं, ठीक है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। शर्त क्या है कि सही तरीके से प्रैक्टिकली चीजों को लिंक करें, समझाया जाए कि भाई क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो आई होप आप बेसिक आपकी माइंडसेट प्रिपेयर हो गया कि यार हम आज ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, FR1 2 लॉ टैक्स वगैरह नहीं पढ़ रहे। आज हम कुछ मैनेजर बन के एनालिसिस करेंगे, कुछ चीजें देख के उसमें से कुछ आउटपुट निकालेंगे, फिर उसको कुछ टेक्निक्स यूज करके एक फैसला करेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, ठीक है। बिजनेस का मुंशी नहीं बनेंगे, बल्कि
बिजनेसमैन, ठीक है। मुंशी, आई एम सॉरी, बिजनेस का अकाउंटेंट, ठीक है, सॉरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। मैं अब, ठीक है, ये सिर्फ मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि फर्क वाजिया हो जाए कि आज हमारी डायरेक्शन कुछ और है, किसी और सिमत में हमने जाना है। फाइन। अच्छा, अब मैं बिजनेसमैन हूं, तो मैं कोई भी फैसला करने से पहले क्या करूंगा, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने बीएम एक सब्जेक्ट होता था हमारा, पहले अलग से होता था, इसको उसने अलग से रखा हुआ था, अब इनको मर्ज कर दिया, विच इज वेरी, और वक्त का तकाजा भी यही है कि अब जो जितना कंपटीशन है दूसरी बॉडीज का भी, ठीक है, आईसीडब्ल्यू, एसीसीए, सीए, ठीक है, और वक्त का तकाजा, हालात का तकाजा है कि ऐसे जदीद अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस किए जाएं जो मार्केट को compete कर सकें, ठीक है। तो वेरी गुड डिसीजन कि आपका ये एमएफए का सब्जेक्ट आया है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी तमहीद बांधना स्टार्ट करता हूँ, फिर अपने नोट्स पे आ जाते हैं, और कुछ चीजें ना लिख के भी देख लेते हैं ना, बातें करना तो वेरी सिंपल, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। ओके, अब मुझे बताएं, मैंने कुछ बिजनेसमैन हूं मैं, ठीक है, मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ। अकाउंटेंट को मैंने पास बिठाया कि आज जो भी ट्रांजेक्शन इनफ्लो आउटफ्लो होगी तुमने रिकॉर्ड करनी है, फाइन, ओके। अब मैं हूँ बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेस का, लेट्स सपोज मेरा बिजनेस इस्टेब्लिश्ड है, अब मैं कुछ फैसला करने जा रहा हूँ, यानी कि मार्केट में कंपटीशन आ गया, ठीक है। लेट्स सपोज मैं पहले एक ही कंपनी थी, अब चार कंपनियां मुझसे स्ट्रांग बन गई मार्केट में, ठीक है, बड़े बड़े लोगों ने पैसा लगाया और नई कंपनियां बना दी, ठीक है, कंपटीशन, ठीक है। खैर इसमें इकोनॉमिक्स का भी कुछ आंसर शामिल है, ठीक है, कंपटीशन, डिमांड, सप्लाई एक्सेट्रा, बट स्टिल, ठीक है, खालिस फाइनेंस की तरफ आते हैं, ठीक है, और हाँ बिजनेस की तरफ। तो मैं तो सबसे पहले क्या करूंगा, बिजनेस ने मुझे क्या सिखाया है, आप अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस देखो कि किस कोर एरिया में आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, और आपकी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं मार्केट में, थ्रेट्स, जिसे हम स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट एनालिसिस कहते थे, ठीक है। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ये क्या होती थी, इंटरनल, ठीक है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या होती थी, इंटरनल। बिजनेस की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और अपनी कुछ वीकनेसेस भी हैं, फाइन, ओके। फिर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ये होते थे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आते थे कि क्या कोई मौका है, ठीक है, कोई थ्रेट क्या है बाहर मार्केट से, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल होते थे, स्वाट, SW इंटरनल, OT एक्सटर्नल, स्वाट का एनालिसिस होता था, ये बिजनेस वाले करते थे, अकाउंटेंट को इनका पता ही नहीं है, फाइन। फिर एक होता था पेस्टेल एनालिसिस, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स देखना, ठीक है, इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, कि यार टेक्नोलॉजी में क्या चेंज है। मैं लेट्स सपोज मैं एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, जिस तरह आप नोकिया वालों ने किया, रियल लाइफ एग्जांपल है कि उन्होंने विंडोज फोन्स निकाले, उसके मुकाबले में मार्केट में टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा था, एंड्रॉइड, और उसका भी आईफोन अलग से, उसके भी लेटेस्ट वर्जन, टेक्नोलॉजी हैड अ वेरी रैपिड शिफ्ट, ठीक है। तो इसीलिए आप नोकिया सबसे, अगर 2005 तक की बात करें तो नोकिया वाज वन ऑफ द टॉप सेलुलर मोबाइल सेलर्स, ठीक है। तो अब वो कहाँ गया, जाहिर बात है टेक्नोलॉजी के भी कुछ तकाजे हैं, तो आपने अलर्ट रहना है, ठीक है, बिजनेस का एनालिसिस करते रहना है, टेक्नोलॉजी का कोई लीगल फैक्टर्स में चेंज आया, ये हम सारा सीखेंगे, ठीक है। ये तो खाली बिजनेस की चीजें। फिर मार्केट का अंदाजा लगाना कि किस मार्केट में आपने जाना है और उस पर कम्पीट कैसे करना, ठीक है। मार्केट में तो मैं आ गया, ठीक है, मैंने जी लेट्स सपोज का जी कंपटीशन करना है किसी ऑटोमोबाइल ना, गाड़ियां बनाने की फैक्ट्री लगाई, ठीक है। अब वहां पे पहले के कितने बड़े बड़े कंपेटिटर्स हैं, ठीक है। अब इवन के जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट है, वो तो इतना बड़ा कंपेटिटर है कि कोई नया कंपेटिटर आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो लार्ज वॉल्यूम पर खेल रहा है, ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसके पास, और बिगेस्ट कंपेटिटर, कोई नया कंपेटिटर जब आता है, ठीक है, तो अपनी उसकी प्राइसेस, क्योंकि उसने कॉस्ट लीडरशिप अचीव की है, यानी कि बहुत ज्यादा पैमाने पे जब आप काम करें तो चीजें सस्ती पड़ती हैं, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम बिजनेस की पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। यानी कि अगर कम पैमाने पे काम होगा तो चीजें महंगी पड़ेंगी, अगर मैं 10 चीजें खरीदता हूँ, जाहिर बात है महंगी पड़ेंगी। अगर मैं 1000 या 5000 का ऑर्डर करता हूँ तो मेरे पास कुछ बार्गेन पावर होगी कि यार मैं उसको कस्टमर को, अपने सप्लायर को कहूंगा, भाई मैं आपका सबसे बड़ा सप्लायर कस्टमर हूँ, ठीक है, मुझे चीजें इस रेट पे दो, तो मेरी बात सुनी जाएगी,
ठीक है, जिसने एक आध चीज लेनी है वो कहेगा यार अगली दुकान से ले लो, फाइन। यानी मेरे पास भी कुछ पावर्स हैं, कुछ अगर मैं कस्टमर हूँ तो कस्टमर, एज अ कस्टमर भी कुछ पावर्स हैं, एज अ सप्लायर भी कुछ पावर्स हैं, फाइन। ठीक है। तो अच्छा, कहने का मतलब क्या था कि बिजनेस के लिए डेबिट क्रेडिट का अलग रखा हुआ है हमने, कुछ और चीजें हम देख रहे हैं, बिजनेस की स्ट्रेंथ वीकनेसेस, इन्वायरमेंटल, ठीक है, और बिजनेस की कंपेटिटिव एडवांटेज, ठीक है, कैसे ले सकते हैं। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल ले था। अब कोई नया एंट्रेंट जब भी मार्केट में आएगा तो वो इतना बड़ा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है कि उसकी कॉस्ट प्राइस इतनी गिरा देता है कि कोई compete कर ही नहीं सकता। ठीक है, जाहिर बात है जो भी नया आएगा उसको कुछ कॉस्ट लगेगी बनाने में। ठीक है, लेट्स सपोज मैं एक चीज बनाता हूँ 50 रुपए की, मैं अगर बहुत भी बचत कर करके बनाता हूँ तो 50 रुपए की बनती है, और मैं उसको 60 रुपए की बेचूंगा। बिजनेस का यही असूल है ना कि फायदा रख के बेचना, नुकसान के लिए दुख भी नहीं होता। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो है वो क्या पता 10 रुपए की प्रोड्यूस कर दे। ठीक है, वो जो भी उनका रेलिवेंट बिजनेस है, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो इतना पुराना है उस मार्केट में और मार्केट लीडर है। अब मार्केट लीडर क्या होता है, न्यू कंपनीज क्या होती हैं, ठीक है, कंपनीज का फाइनेंस क्या होता है, फैसले क्या करने, वो सारा हम सीखेंगे इस सब्जेक्ट में, परेशान नहीं होना। ओके, यहाँ तक आई होप क्लियर। ठीक है, ये तो एक हम तमहीद बांध रहे हैं। फिर बिजनेस, अच्छा, मार्केट एनालिसिस में आपको सिखा रहा था कि मार्केट है तो आपने भाई मार्केट में क्या करना है, क्या ऐसा नया करना है जो अभी तक मार्केट में नहीं हो रहा। अगर कुछ ट्रेडिशनल करेंगे तो बात वही है, अ, ठीक है, उस पर आपको ज्यादा सवेयर कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और इंडस्ट्री की भी, हर इंडस्ट्री की क्या होती है, ग्रोथ फेज, स्टार्ट ग्रोथ, फिर एक मेच्योरिटी। ठीक है, मेच्योरिटी के बाद वो चीज डिक्लाइन करती है। तो अब आपने किस वक्त पर क्या फैसला, ठीक है, ये तो नहीं है कि लेट्स सपोज मैं आज बैठूं, ठीक है, या लेट्स सपोज मैं 2010 में बैठूं और मैं टीवी बनाने वाली कंपनी प्रोड्यूस लगाने जा रहा हूँ, टीवी बनाने वाली। आल्दो के मैं, मुझे ये एंटिसिपेटेड है कि टीवी की मार्केट 90s से चली है और आप कलर टीवी सारा कुछ खत्म हो गया, अब मेच्योर हुई हुई है मार्केट। ठीक है, अब ये इसको जवाल आएगा, एक साइकिल होता है बिजनेस का। ठीक है, तो अब, ठीक है, अब जिस बंदे ने ये जांच लिया कि यार अब टीवी से ज्यादा एलईडीज, ठीक है, या इवन स्मार्ट विजुअल टीवीज चलेंगे, ठीक है, तो क्या किस मार्केट में मैंने जाना है, कौन सी प्रोडक्ट लेके आऊँ। ठीक है, तो ये मार्केट सर्वेज और एनालिसिस और ये चीजें होती हैं। ठीक है, ये वैसे मैं आपको जनरल जनरल पॉइंट्स बता रहा हूँ, अब उसको जब हम सम अप करेंगे तो ब्रॉड पिक्चर क्लियर हो जाएगी, फाइन। ठीक है, तो ये मार्केट के एनालिसिस। अब मार्केट में आपने फोकस करना है किस, कौन सा ऐसा एरिया है, जिस तरह अब बड़ी जो गाड़ियां हैं, मर्सिडीज कह लें या उससे ऊपर लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, उनकी टारगेट कस्टमर्स कौन है। क्या हम जैसे आम लोग उनका टारगेट कस्टमर हैं? नहीं। उनकी स्ट्रेटजी ही, बिजनेस की स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी स्ट्रेटजी ही अलग से है। उनकी नजर में सिर्फ वही कस्टमर हैं, ठीक है, जो करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं, और वो बहुत इलीट क्लास इज वेरी, इन क्वांटिटी वेरी कम। ठीक है, तो उनका टारगेट ही वही कस्टमर है। वो प्रोडक्ट में ऐसी चीजें लेके आते हैं जो डिफरेंशिएट करे, क्या बोला, दूसरी चीजों से डिफरेंशिएट करे। ठीक है, यानी ऐसे फीचर्स प्रोडक्ट में डाले जो किसी ने ना डाले हो, क्योंकि उनको कॉस्ट की परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो अल्टीमेट कस्टमर है ना, उसने कॉस्ट नहीं देखनी, उसको सहूलत और एक स्वैग जिसे कहते हैं, शशका या समथिंग डिफरेंट चाहिए। ठीक है, उसको नहीं पता कि यार $5 लाख की गाड़ी है, 50 लाख की, वो बिलियनर है, फाइन। तो उनकी मार्केट टोटली अलग है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में एक बंदा जिसको 8 से 10 लाख रुपए की रेंज में बेसिक गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो अब क्या मेरान वाले भी वो फीचर डालना शुरू कर दें जो ऑडी में है, या कोई और छोटी कल्टस कंपनी या होंडा, जो वट एवर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उसकी मार्केट ही अलग है। ठीक है, ये जो फैसले करेगा उस यूजर के हिसाब से करेगा। और मेरान या छोटी गाड़ियों, आल्टो वगैरह जो भी है पाकिस्तान में सस्ती गाड़ियां, ठीक है, 15-20 लाख वाली, वो उनका काम है बेसिक नीड पूरी करवाना, बस। ठीक है, वो कोई लग्जरीज अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह आईफोन ने भी एक मार्केट टारगेट किया है, उसके मुकाबले में छोटा मोबाइल है नोकिया क्यू मोबाइल, या और 10-15 हजार रुपए वाला मोबाइल। आईफोन आता है जो 3-4 लाख का होता है। ठीक है, तो ये मार्केट सेगमेंटेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब हालस फाइनेंस की तरफ आते हैं। ठीक है, बिजनेस माइंडसेट तो मैंने आपको दिखा दी एक तस्वीर के भाई,
आपने फैसले करने कि कब किस वक्त पे कौन सी प्रोडक्ट लेके आऊं, अपना पैसा कहाँ से पूरा करूं, ठीक है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है मेरे, और मैंने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, वेयर टू इन्वेस्ट। पैसा मेरे पास है, आप मुझे समझ नहीं आ रही कि यार किधर करूं, इस कंपनी के शेयर दूं, इसके दूं, शेयर में इन्वेस्ट करने या किसी डेट में इन्वेस्ट कर दूं, पॉसिबल है ना, किसी बॉन्ड्स, प्राइस बॉन्ड ले लूं या कोई डिबेंचर्स ले लूं, ठीक है, या कोई सेविंग अकाउंट बनाना है, ठीक है, रिलीजन को के अलावा बात करूं मैं, ठीक है, जो बुक्स में है, या स्टॉक मार्केट में शेयर ले लूं, या प्राइवेट कंपनी बना लूं, क्या करूं, ठीक है, अल्टरनेट ऑप्शंस है। अकाउंटेंट है, उसको फैसला करना नहीं आता, उसने क्या करना है कि अब आप ले लेंगे शेयर, उसने करना है बैंक क्रेडिट शेयर, ठीक है, शेयर इन्वेस्टमेंट डेबिट कर देनी है आपकी, क्या आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, पैसा दे दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी है बस। या आपकी कंपनी में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो अकाउंटेंट ने क्या करना है, बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, जो भी पार वैल्यू है उसके ऊपर जो लिया आपने प्रीमियम क्रेडिट करके खत्म। लेकिन अब ये फैसला कैसे हुआ, ठीक है, तो ये हम सारा सीखेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, आज के लेक्चर के ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है, इसको अब नई स्लाइड ऐड करते हैं, हमने बोर्ड डेबिट क्रेडिट कर लिया, अब हम मैनेजर फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे ना। ठीक है, चलें जी, लेट मी कनेक्ट दिस। ठीक है जी, अब मैं कहता हूँ एक कंपनी है, सबसे पहले तो कंपनी का, ठीक है, आज मैं कंपनी के पैसे की बात करूंगा कि कंपनी के पास से पैसा कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ जा सकता है। ठीक है, कहाँ से आता है सुमराज, कंपनी खुद ये फैसला करेगी जब एस्टेब्लिश कंपनी की बात करो कि भाई मुझे मजीद पैसा चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज एक कंपनी सोच रही है कि वो एक, लेट्स सपोज नेस्ले की कंपनी है, वो ये सोच रही है कि उसने एक नए मुल्क में, ठीक है, अपना प्रोजेक्ट लगाना है, वहां पे उसने पूरी फार्मिंग करनी है, और ठीक है, फॉर्म बनाना है, और कितने लाख मवेशी लेने हैं, ठीक है, जो भी अकाउंटेंट क्या करेगा, उसका एग्रीकल्चरल एसिड IS 41 लगा के अकाउंटिंग कर देगा, फाइन। ठीक है, चलें जी, अब फिर को दोबारा फिर बेसिक पे आते हैं, एक पिक्चर तो हमें क्लियर होगी कि हम फैसला करना सीखेंगे, डिसीजन मेकिंग, फाइन। ठीक है, अब कंपनी की बात करता हूँ मैं। कंपनी के पास पैसा आता है, कहाँ से आता है वो भी हम सोर्सेज देखते हैं। ठीक है, एक साइकिल बनाते हैं, कंपनी के पास क्या होता है, यहाँ से इनफ्लोस, ठीक है, यानी कि कंपनी के पास कुछ पैसा आता है, ठीक है, फिर वो क्या करती है, उसको इन्वेस्ट करती है ना, इन्वेस्टमेंट। कंपनी इज लाइक अ पूल, ठीक है, पैसा कहाँ से आता है, शेयर होल्डर देते हैं, जैसे भी, वो भी हम फाइनेंस के सोर्सेज देखते हैं। पैसा आया, फिर क्या कंपनी ने पैसा रख के बैठ के नहीं, उससे कुछ काम किया, कुछ इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है, फिर उन इन्वेस्टमेंट से कंपनी को क्या होगा, फायदा आएगा, ठीक है, और वो कंपनी फायदा क्या करेगी, कंपनी खुद तो कुछ नहीं है ना, खुद तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी का नाम ही है बस, जो भी है उसके जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस प्रोवाइडर्स है ना, जो भी इस कंपनी को पैसा दे रहे हैं उन्हीं की है ना, तो शेयर होल्डर्स का, या वो भी हम देख लेते हैं, पैरेलल साइकिल देख लेते हैं। ठीक है, पैसा आया कंपनी के पास, यहाँ से क्या होगा, रिटर्न। कंपनी के पास पैसा आया, कंपनी ने आगे इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से कंपनी को कुछ रिटर्न मिला, अपने खर्चे वगैरह उसने निकाले, जो भी डेली एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस, और फिर शेयर होल्डर्स को रिटर्न वापस किया, रिटर्न, इसको क्या कहना चाहिए, रिटर्न वापस लिख देता हूँ फिलहाल। ठीक है, रिटर्न कमाया और रिटर्न दिया, यहाँ पे क्या है, रिटर्न कमाया, किस पर कमाया, इन्वेस्टमेंट्स पर, और रिटर्न वापस किया। ठीक है, रिटर्न दिया लिखना चाहिए, वापस तो नहीं, रिटर्न दिया। ठीक है, कंपनी के पास कैश आया, कंपनी ने उसको इन्वेस्ट किया, ठीक है, और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और कितना रिटर्न मुझे चाहिए होगा, और कितना वापस करना है, ये हम अलग से टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से आगे का हिस्सा
हम जो पूरा लेट्स सपोज कह लें आपके तकरीबन 1 महीना जो पढ़ेंगे वो ये चीज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे 1 महीना, दूसरा हिस्सा ये वाला। दिस वन, ठीक है, ये स्पेसिफिक एरिया वी विल डिस्कस इन अर्ली लेक्चर्स ऑफ एमएफए। ठीक है, ये दिस इज अवर टॉपिक। दो हिस्से हैं, ठीक है, दो हिस्से हैं क्या, कंपनी ने पैसा कहाँ से लेना है, ठीक है, और कितना रिटर्न देना है, ठीक है, एक एक हिस्सा। फिर कंपनी के पास जो पैसा आया वो आगे कहाँ इन्वेस्ट करना है और उससे कितना रिटर्न लेना है, ये एक सेपरेट चीज है, ठीक है। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के साथ, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे भाई साहब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स के अंदर, ठीक है। रेड क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, ये अलग से दुनिया है बिजनेस की, कि पैसा आ गया आपके पास, ठीक है, अब क्या कहाँ से लेने वो हम देखते हैं। भी पैसा आ गया, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है 1 अरब रुपया, उसको मैं किस किस जगह पे लगाऊं, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, शेयर्स भी ले सकता हूँ, कोई जमीन भी खरीद सकता हूँ, कोई एसिड भी ले सकता हूँ, ठीक है, कोई डेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, कोई नई कंपनी भी खरीद सकता हूँ, पैसा ना किसी भी जगह लगा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे पूरा फैसला करना पड़ेगा कि आज किस जगह पे लगाऊंगा या कितने हिस्सों में लगाऊंगा, किस कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा, मुझे प्रॉफिट आए, रिटर्न आए, ठीक है। तो ये सारा काम हम अलग से टॉपिक्स हैं इसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ये क्या होती है, इसका आपको आई होप कुछ भी नहीं पता, और पता होना भी फिलहाल नहीं चाहिए क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट किया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम कवर करेंगे कि भाई पैसा कहाँ लगाना है, वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है आपने, और व्हाट शुड बी रिटर्न, रिटर्न क्या, ठीक है, यानी कि ये फैसला, ठीक है। अभी हमें क्या कहा, हमने सिर्फ फैसला करना है, अब फैसले में दो हैं कि कहाँ से लेना है और कहाँ पर लगाना है। अब कहाँ पर लगाना है पैसा, वो फैसला हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाले चैप्टर्स में करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। ये फैसला कि कहाँ इन्वेस्ट करूं और कितना, किस रेट पर मेरी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ये फैसला बाद का फैसला है, यानी कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में पढ़ूंगा, ठीक है, कि कब यस करूं, कब नो करूं। ऐसा क्या काम हो कि मैं कहूँ हाँ यार ये फिट है, ऐसा क्या होगा मैं कहूंगा नहीं यार इस जगह पे फैसला, मैंने इस जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो ये सारा हम इन्वेस्टमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम ये सीख लेते हैं पहले बेसिक बेसिक कि आज पैसा लेना कहाँ से है, ठीक है, इनफ्लोस, ये इनफ्लोस, ठीक है, कंपनी की साइकिल, दो, पैसा आया, इन्वेस्ट हुआ, वहां से रिटर्न आया, वापस किया, ये वाला हिस्सा हमने कहा बाद में पढ़ेंगे। पहले बेसिक तो सीख लें कि पैसा आना कहाँ से है और उस पे उनको क्या देना है रिटर्न, फाइन। तो ये हिस्सा आज का हमारा टॉपिक का मौजू है, कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैसला करना सीख रहे हैं हम, ठीक है। अब हमने फैसला करना है, डिसीजन मेकिंग, के पैसा कहाँ से लूं, ठीक है, ये अभी हमारा टॉपिक है, फाइन। तो अब चले जी, पहले सोच लेते हैं कि यार क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, पैसा कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं कंपनी के पास, ठीक है जी। तो लेक्चर का हमारा बाकायदा आगाज हो चुका है, चलिए जी बताएं मुझे, ठीक है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है, मेन जो हमारा टॉपिक है, आज मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा जिसे हम क्या कहते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेन ये टॉपिक है हमारा, ठीक है, वैक, डब्ल्यू ए। इससे पहले, इसको सीखने से पहले 5 7 छोटी छोटी बातें सीख लेते हैं, फिर ये बनाना तो बिल्कुल आसान काम है, ठीक है। वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम आज तक याद करें, इसको हम किस लिए यूज करते थे,
ठीक है, याद करें, आपको कुछ याद हो कि कुछ डिस्काउंट रेट हमें सवाल में गिवन होते थे। ठीक है, एफआर के भी हमने काफी सवाल किए ना, उसमें क्या कहता था, या सुटेबल डिस्काउंट रेट 10% है, 5% है। ठीक है, ये होता था ऑलरेडी गिवन। क्या गिवन होता था कि कंपनी का क्या है भाई, कंपनी है, या कोई भी आप प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू करते थे, याद होगा आपको, तो कहते थे यार सुटेबल डिस्काउंट रेट ये इतना है, गिवन होता था 10%, 5%, 20%, वट। ठीक है, अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि यार हम ये रेट निकालना भी सीखे कि यार कौन सा ऐसा रेट है हमें तो। ठीक है, आपने एफ आर में सवाल किए होंगे, एफ आर 1 2 में, आईटीएम में भी वन, के प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एक रेट होता है, तो उस रेट पे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। फिर डिस्काउंट करने के लिए, फिर कंपाउंड करने के लिए भी एक रेट होता है, उस पर आप कंपाउंडिंग करते हैं, यानी कि उसको धकेलते हैं। ठीक है, और डिस्काउंटिंग क्या था, उसको फ्यूचर की चीज को आज लेकर आते हैं। या कुछ आपको कैश फ्लोज अगर गिवन होती थी। ठीक है, IS 36 में वैल्यू इन यूज का टॉपिक याद आ गया। ठीक है, वैल्यू इन यूज, इम्पेयरमेंट चेक करते वक्त, ठीक है, याद है 36 में जब हम इम्पेयरमेंट चेक करते थे ना, तो क्या कहता था, फ्यूचर की कैश फ्लोज होती थी वैल्यू इन यूज, कि अगर मैं इस एसिड को इस्तेमाल करता रहूं तो उसकी कितनी वैल्यू है। ठीक है, उससे इम्पेयरमेंट पता चलती थी ना, कॉस्ट को कंपेयर करते थे किसके साथ, रिकवरेबल अमाउंट जो कि वैल्यू इन यूज होती थी, और बाकी वो अकाउंटिंग वाले सर आपको बेहतर पढ़ाएंगे। फाइन, ओके। ठीक है, मैं खुद जब अकाउंटिंग की क्लास पढ़ाऊंगा तब उधर बेहतर पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम क्या करते थे, वैल्यू इन यूज में फ्यूचर की कैश फ्लोज होती थी, इतना इतना पैसा देगा, और उसको एक सुटेबल डिस्काउंट रेट पर कर देते थे, पीवी, प्रेजेंट वैल्यू। अब वो सुटेबल डिस्काउंट रेट क्या होता था, एक सवाल है ना, वो 10% या 5% या 15% कौन आपको बताता। अकाउंटेंट तो कभी नहीं सोचा, अकाउंटेंट ने जो बताया वो उस पर एंट्री रिकॉर्ड कर देना। तो ये चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे, डिस्काउंट रेट बनाना। ओके, एग्रीड। अब हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कंपनी को सबसे भाई साहब कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, ठीक है, बताएं जरा। ठीक है, कंपनी है, पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, कहाँ से आ सकता है। मेरे ख्याल में तो एक कि उसको अपने शेयर होल्डर्स दे दें पैसा। शेयर होल्डर्स क्या मतलब, वो कि जो पैसा देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल, सरमायाकारी की। ठीक है, या इक्विटी, ऐसा है कि नहीं। ठीक है, शेयर होल्डर दे दे, या क्या वो करे, या वो ये करे भाई साहब के बैंक से ले ले कर्जा, पैसा ही चाहिए ना मुझे, कंपनी को क्या चाहिए, मनी। क्यों मनी चाहिए, आगे उसने प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट का फैसला उसने कैसे किया वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सोच रहे हैं कि हमें पैसा कहाँ से मिल सकता है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है कंपनी। एग्रीड। ठीक है, कंपनी को चाहिए जी पैसा कितना, लेट्स सपोज 100 मिलियन या 1 बिलियन। बड़ी कंपनीज जो पाकिस्तान में तो हर बिजनेस के हालात ऐसे हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रांजैक्शंस होती हैं बड़ी कंपनी की। ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, बहरहाल कंपनी को क्या चाहिए, पैसा। तो अभी तक हमने एक दो सोर्सेज हमने कहा, या तो उसके मालिक पैसा डाल दे, ठीक है, शेयर होल्डर्स होते हैं, मालिक होते हैं ओनर्स, वो पैसा दे दे, कैपिटल या इक्विटी इंजेक्ट कर दे बिजनेस में, पैसा डाल दे। ठीक है, या अगर मालिकों के पास इतना पैसा नहीं है या विलिंग नहीं है, वो कैसे डिसीजन हम बाद में लेंगे, अभी सिर्फ सोर्स से पढ़े। तो कंपनी क्या करती है, बैंक के पास जाए और बैंक से क्या करे, लोन ले ले, कि बैंक भाई आप हमें ना 1 अरब रुपए का, या जितनी बड़ी कंपनीज जो मैं अभी प्रैक्टिकली देखता हूँ वो बिलियंस के लोन लेती हैं। ठीक है, तो वो बैंक से जाके लोन ले ले। दो चीजें हमारे पास आएंगी, फिर तीसरी क्या हो सकती है, तीसरी चीज आपने अभी तक शायद ना देखी हो, पॉसिबल है कि कंपनी खुद, एक तो यह कि मालिकों का ओनर्स ने इक्विटी इंजेक्ट की, फाइन। दूसरा, बैंक से कर्जा लिया, बैंक का लोन लिया। तीसरी बात क्या हो सकती है कि कंपनी डिबेंचर्स इशू करे या बॉन्ड्स। ठीक है, अभी हम इसको डिबेंचर, और भी काफी सोर्सेज है, आज हम सिर्फ तीन डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं भाई साहब, जिस तरह शेयर क्या होता है, आप कंपनी को पैसा देते हो और वो आपको एक रसीद देते हैं, चिट। ठीक है, उस रसीद को क्या कहते हैं, शेयर सर्टिफिकेट, कि भाई आपने मुझे 100 रुपये दिया, एक शेयर लिया, ये लो जी सर्टिफिकेट है, ये आपकी नुमाइंदगी करता है कि आपका मेरे पास शेयर है। शेयर क्या होता है, मतलब कंपनी का एक हिस्सा,
ठीक है, कंपनी के पास जितना पैसा पड़ा है उसमें से एक हिस्सा आपका है, ये आपका पास शेयर है। इसी तरह कंपनी क्या करती है, अगर वो इक्विटी इशू नहीं करना चाहती, ठीक है, कैपिटल इक्विटी इशू नहीं करना चाहती, तो उसके पास ऑप्शन है वो डिबेंचर्स इशू कर दे। डिबेंचर्स क्या होते हैं, डेट की ही किस्म है। डेट, डेट मतलब कर्जा, डेट की एक किस्म है डिबेंचर्स। ठीक है, यानी कंपनी क्या करती है, मुझे चाहिए लेट्स सपोज 100 मिलियन, ठीक है, चाहिए, और मैं कहता हूँ यार मैंने बैंक से कर्जा भी नहीं लेना, मालिकों से पैसा भी नहीं लेना, उन्हें भी कैपिटल भी नहीं लेना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक डिबेंचर्स भी शेयर की तरह के ही सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है, शेयर तो इक्विटी होती है, ये डेट का पार्ट है। मैं क्या करता हूँ, एक सर्टिफिकेट इशू करता हूँ, ठीक है, 100 रुपए का एक डिबेंचर इशू करने जा रहा हूँ। मैंने डिबेंचर की प्राइस, मैंने कहा 100 रुपए का डिबेंचर मेरा बिक जाएगा, 100 रुपीज ईच डिबेंचर, ठीक है। तो अब मैं 100 मिलियन चाहिए, तो मैं कितने डिबेंचर इशू करूंगा, इशू करो आज, इशू 1 मिलियन डिबेंचर्स, एग्रीड। जैसा होता है ना, मुझे 100 मिलियन चाहिए और 10 रुपए का शेयर है, तो कितना शेयर इशू करूँ, इतने शेयर इशू करूँ, इसी तरह डिबेंचर भी एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट कह लें इसे, ठीक है। यानी लोगों ने कंपनी को कर्जा दिया और उसके बदले एक सर्टिफिकेट लिया, कंपनी ने कहा हाँ भाई इस बंदे ने मुझे इतना कर्जा दिया, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, 100 मिलियन डिबेंचर इशू कर दूं, ठीक है। एक डिबेंचर की कीमत कितनी है, 100, ठीक है, एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपीज, तो मुझे 100 मिलियन चाहिए, तो 1 मिलियन डिबेंचर इशू किए मैंने, और एक की प्राइस कितनी है, 100 रुपए, तो क्या आ गया, 100 मिलियन पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया। बैठे बिठाए मैंने क्या किया, मैंने कहा 100 रुपए का एक डिबेंचर इशू करता हूँ, ठीक है, जिस जो भी बंदा ना करेगा क्या, 100 रुपया मुझे देगा, उसको मैं एक सर्टिफिकेट, इस तरह होता है ना शेयर्स के वक्त, शेयर सर्टिफिकेट, इस तरह डिबेंचर का डिबेंचर सर्टिफिकेट, कि वो बंदा आएगा 100 रुपया देगा, उसके बदले में उसको एक कागज पे लिख के दे दूंगा, यार ये लो तुम्हारा 20 हिस्सा आ गया मेरे पास 100 रुपये, ठीक है। तो मैंने 1 मिलियन डिबेंचर इशू किए और एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये थी, तो मेरे पास 100 मिलियन इकट्ठा हो गया। अब मैं प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, तो ये भी तीसरा सोर्स होता है फाइनेंस, या तो बैंक से कर्जा ले लूँ, या इक्विटी इंजेक्ट करा लूँ, या खुद ही डिबेंचर्स इशू कर दूँ, ठीक है। आपने मार्केट में देखे होंगे कंपनीज के नाम पे डिबेंचर्स इशू हुए होते हैं, फाइन। अब ये फैसला किसने किया, क्योंकि मैंने क्या कहा, इस सब्जेक्ट में हमने सीखना ही फैसला करना। ये किसने कहा कि भाई तुम्हारा डिबेंचर 100 पर बिक जाएगा, किसने बोला, 50 का हो सकता है, 50 का बिके, 10 का बिके, ठीक है। तो इसकी प्राइस किसने सेट की, प्राइस, ठीक है, ये डिसाइड करते हैं फाइनेंस वाले, यानी कि जिसने एमएफए सब्जेक्ट पढ़ा होता है, ठीक है, तो इसकी प्राइस निकालना भी वी विल लर्न। ठीक है, जब मैं एक फॉरेन कंट्री में गया था उसके क्लाइंट के ऑडिट पे, तो वो मेरी कंपनी यही काम करती थी, ठीक है, कि लोगों को, कंपनीज को फाइनेंस अरेंज करवा के देती थी, डिसीजन लेके बताती थी कि यार इतने रुपए का अगर आप डिबेंचर इशू करते हो ना, तो मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ये तो नहीं हो सकता है कंपनी 100 रुपए का डिबेंचर इशू करे, कोई लेने के लिए आई ना कि यार इस कंपनी को कौन 100 रुपए का डिबेंचर ले, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मार्केट के हिसाब से फैसला करना पड़ता है कि कौन सी ऐसी प्राइस है जिस पर लोग विलिंग होंगे, ठीक है, लोग विलिंग होंगे कि इन्वेस्ट करें, ठीक है। वैसे तो नहीं है कि कंपनी 100 का करेगी तो लोग 100 का ले जाएंगे, 500 का करेगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके पीछे एक पूरी रॉकेट साइंस, रॉकेट तो है साइंस नहीं है, बहुत सिंपल साइंस है, ठीक है। इसके पीछे एक बहुत सिंपल साइंस है, वो हम देखेंगे कि 100 रुपया किसने डिसाइड किया कि 100 का इशू हो सकता है, 90 पे हो हो सकता है 150 पे हो, ठीक है। तो इसकी प्राइस निकालना वी विल लर्न, लर्न लेटर, ठीक है, हम बाद में सीखेंगे, मसला नहीं है, फाइन। तो अभी तक मैंने आपको क्या कहा, कंपनी या तो शेयर होल्डर से पैसा ले ले, इक्विटी, दूसरा बैंक से कर्जा ले ले, तीसरा खुद ही डेट इशू कर दे लोगों को कर्जा, कि यार आप ऐसा करो, शेयर तो मेरी आपको दे रहा, हाँ डिबेंचर सर्टिफिकेट देता हूँ, आप मुझे पैसे दो, उस पर लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या मिलेगा, उस पर जो चीज मिलती है उसे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट, तो ये इस पे इंटरेस्ट मिलता है। ऐसा ही है एक,
कर्जा आप लोग बैंक से लेने तो बैंक लोन है, एक लोगों से आम पब्लिक से कर्जा लेने तो वो डिबेंचर समझ लें आप, ठीक है। तो लोग इस पे क्या समझेंगे कि हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट बियरिंग होता है, इस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब अगेन कितना इंटरेस्ट देना है ये भी एक फैसला है, 5%, 10%, 15%, 20%, ये भी एक फैसला है। तो ये फैसला भी हम बाद में सीखेंगे, ठीक है, फैसला करना बाद में सीखेंगे। आज से हम छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट बियरिंग होता है, ठीक है। डिबेंचर्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट बियरिंग, यानी उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने ये किया जी, आ, फैसला कर लिया कि मैंने डिबेंचर इशू करने, उस पर इंटरेस्ट बियरिंग। अब एक काम की बात, आप लोग मुझे ये बताएं, क्या कंपनी के लिए इंटरेस्ट बियरिंग डिबेंचर या लोन लोन देना सस्ता पड़ेगा कंपनी को, या इक्विटी इशू करना? विच इज चीपर, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है? सस्ता, ठीक है। मैं कहता हूँ पैसा भी मिल जाए और सस्ते में मिल जाए, चीपर क्या होता है, सस्ता। कौन सा फाइनेंस का सोर्स है, आपसे पूछ रहा हूं। क्या क्या डेट सस्ता है, डेट मतलब कर्जा, या इक्विटी? ठीक है, बाकी हम इक्विटी की टाइप पढ़ेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होती हैं, प्रेफरेंस में भी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, रिडीमेबल क्या होते हैं। रिडीमेबल तो हमने आपको पता ही होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को पार्ट ऑफ डेट ही समझा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसने रिडीम हो जाना है, बस वो नाम के ही शेयर्स है। शेयर्स तो वो है जो कैपिटल, बेसिकली कंपनी का क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल का। कैपिटल क्या होता है, लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे अरसे के लिए, जब तक कंपनी है उसका सरमाया रहेगा। जबकि डेट क्या होता है, कर्जा छोटा, बैंक ने बहुत भी हाथ मारी तो 10, 15 या 20 साल का कर्जा दे देगा मैक्सिमम, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म में आता है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म में आता है। कैपिटल का मतलब है लॉन्ग टर्म फाइनेंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। कैपिटल जब भी बोलूंगा मैं, आप क्या समझेंगे कि यार ये एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस है अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। कैपिटल की कोई जिंदगी नहीं होती जब तक कंपनी है, गोइंग कंसर्न बेसिस आपने पढ़ा ही होगा है। जबकि डेट शायद 50 साल का भी उसकी लाइफ है कि यार 50 साल बाद वापस करने का, ठीक है। वैसे इतना लंबा कर्जा होता नहीं है, बट स्टिल, ठीक है। तो अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको डेट सस्ता पड़ेगा या इक्विटी सस्ती पड़ेगी, बताएं मुझे। अगर आप बैंक से कर्जा लेकर उसको 15% इंटरेस्ट या मार्कअप या प्रॉफिट जो भी नाम है उसका, ठीक है, वो देंगे तो वो सस्ता आपको पड़ेगा, या इक्विटी, ठीक। अब ये फैसला करने से पहले, डेट का तुम्हें पता है उसमें क्या आता है, हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, कॉस्ट होती है, कर्जे की कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट किस फॉर्म में होती है, ठीक है। इसके बारीकी में बाद में जाएंगे, अभी एक बड़ी बड़ी क्या होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट या फाइनेंस कॉस्ट भी, इंटरेस्ट एक्सपेंस कह लें या फाइनेंस कॉस्ट। क्या बैंक या कोई भी है वो आपको कर्जे हंसना देता है, ठीक है, कर्जे हंसना कोई नहीं देता, ठीक है। कर्जे हंसना क्या होता है, जिसपे कोई सूद या इंटरेस्ट मार्कअप नहीं है। तो रियल लाइफ में कंपनी को जब भी लोन लेती है तो बैंक उसको उसकी कोई कीमत उसको चुकाना पड़ती है, जो कि इंटरेस्ट की फॉर्म है, यानी कि 100 रुपया दिया तो 10% इंटरेस्ट है, तो 110 रुपये उसको वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो क्या होती है, कॉस्ट, कीमत, ठीक है, कीमत, जिसे हम इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई कीमत देनी पड़ती है, एग्रीड। क्या इक्विटी वाले जो शेयर होल्डर्स हैं वो बेवकूफ हैं? क्या उनको कीमत भी कह लें, कॉस्ट भी या रिटर्न, कि इनको कोई रिटर्न चाहिए होता है अपनी, ठीक है। बैंक ने सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया ना, कि आप अपना पैसा उठा के आपको दे दिया, तो बैंक क्या अगर 1 लाख आपको देता है तो क्या वापसी को 1 लाख ही एक्सपेक्ट कर रहे नहीं, वो कहते हैं यार 1 लाख हुआ है, 15% इस पे इंटरेस्ट भी है, तो 1,15,000 वापस दोगे, ताकि मैं भी कुछ कमाने के लिए बैठूँ ना, फ्री में तो कर्जे पाड़ने के लिए तो नहीं बैठा। तो यानी वो रिटर्न या कीमत या कॉस्ट एक्सपेक्ट कर रहा होता है, 10%, 15, 20% जो भी है, फाइन।
क्या शेयर होल्डर्स आपको फ्री में देते हैं? ठीक है। क्या उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है? जवाब दें। आपके पास 100 रुपया था, आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो बैंक में रखवा दूं सेविंग अकाउंट में, या किसी कंपनी का शेयर ले लूं। ठीक है। आपने कंपनी का शेयर लिया तो आपके जहन में कोई फायदे का तस्वुर नहीं था कि यार किसी फायदे के लिए लिया ना शेयर। ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन होती है वो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है रियल लाइफ में, तो वो उस पर कोई ना कोई रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा होता है। क्या मुझे इतना फायदा आ ही जाएगा। ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। तो यानी कि फ्री में नहीं, वो भी नहीं करते, बल्कि एक रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है। अब वो रिटर्न किस फॉर्म में एक्सपेक्ट कर सकता है? कुछ होते हैं वो कहते हैं यार डिविडेंड की फॉर्म में, कि यार ये कंपनी का मैं शेयर ले लेता हूँ, हो सकता है साल बाद ही मुझे 10 रुपए का डिविडेंड ही दे दे। फाइन, डिविडेंड की फॉर्म में। या ज्यादातर लोग डिविडेंड के लिए नहीं लेते शेयर, बल्कि कैपिटल गेन के लिए लेते हैं। कैपिटल गेन आपने टैक्स में बखूबी पढ़ लिया होगा, क्या होता है कि यार मैं आज 100 रुपए का शेयर ले लेता हूँ, फ्यूचर में कल मुझे आके ना 120 रुपए का या 118 का जब भी वह बेच दूंगा, तो ये भी मुझे क्या है फायदा। तो शेयर से मैक्सिमम। ठीक है। ये दो किस्म के ही फायदे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जब भी आप शेयर लेते हैं तो आपको माइंड में क्या होता है, यार या तो ये डिविडेंड मुझे मिल जाएगा, या ठीक है, या फिर ये है कि यार शेयर की वैल्यू जैसे ऊपर बढ़ेगी तो मैं बेच दूंगा। यानी मेरे जहन में कोई ना कोई एक एक्सपेक्टेशन है, तभी तो मैंने इन्वेस्टमेंट की है। यानी कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट में कोई ना कोई रिटर्न चाह रहा हो, तो यार कितना रिटर्न मुझे मिलना चाहिए। ठीक है। अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं शेयर तो नहीं लूंगा, फिर मैं जाके बैंक में पैसे रखवा दूंगा, वैसे वहां से मैं अ, जो भी अर्निंग है वो हो जाएगी। ठीक है। एग्रीड। तो यानी कई शेयर होल्डर भी रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, और डेट वाले तो वैसे हमने कहा कि वो तो उनकी कीमत होती है कि यार इतने पैसे आप हमें ऊपर दोगे तभी हम आपको कर्जा देंगे। एग्रीड। ये तो हो गया इसका बिल्कुल वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ, आपने टैक्स में पढ़ा होगा, मेरा सवाल क्या था कि टैक्स इंटरेस्ट सस्ता पड़ता है या डेट, और सॉरी डेट सस्ता पड़ता है या इक्विटी? ठीक है। तो जवाब इज डेट इज चीपर देन इक्विटी। हैरान है आप लोग। ठीक है। जिनको नहीं पता, जिनको पता है उनको तो मेरी बात है पहले का ही पता है। ठीक है। डेट हमेशा सस्ता पड़ता है, चीपर देन इक्विटी। ठीक है। एक कंपनी अगर शेयर इशू करती है वर्सेस वो कर्जा लेती है, शेयर इशू करके पैसा लेती है वर्सेस बैंक से डायरेक्ट पैसा लेती है कर्जा, तो क्या सस्ता पड़ेगा? डेट। डेट इज चीपर देन इक्विटी। क्यों? क्योंकि इस पे होती है टैक्स की सेविंग्स, टैक्स की बचत होती है। यानी कि मेरा शेयर होल्डर था, मैं इक्विटी की बात करता हूँ। ठीक है। मैंने 100 मिलियन की इक्विटी इशू की, यानी कि 100 मिलियन के शेयर इशू किए, लोगों ने मुझे पैसा दिया, मेरे शेयर ले लिए, 100 मिलियन मुझे दे दिए। ठीक है। अब क्या मैंने ऊपर क्या एग्री किया था हमने, कि शेयर होल्डर के माइंड में भी कोई एक रेट होती है कि यार इतना रिटर्न तो मुझे मिलेगा, तो 10%, 12% जो भी है उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज व्हाट? ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? द रिटर्न डिमांडेड, या तो डिमांड कर दे रिटर्न डिमांडेड, या रिटर्न एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेशन भी होती हैं। ठीक है। लाजमी नहीं है कि उसको डिविडेंड फॉर्म में मिले, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन बाय द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर भी क्या इन्वेस्टर ही है ना, और बैंक भी क्या एक इन्वेस्टर ही है। सिर्फ शेयर होल्डर का अच्छा काम कैसे, कंपनी के शेयर लिए हैं, बैंक का काम क्या है कि वो उधार दे के वहां पे पैसा कमा रहा है, कि फायदा शेयर होल्डर। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? रिटर्न डिमांडेड या रिटर्न एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं? फिर फैसला आ गया ना कि हाउ, कैसे निकलता है कि कितना उसको रिटर्न चाहिए। ये हम सीखेंगे, विल लर्न। ये बात हम सीखेंगे। ठीक है। सारे फैसले वाले काम हम सीखेंगे कि वो फर्क। ठीक है। अभी मैं जूम करता हूँ कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जी 10%, कि यानी कि मेरा जो शेयर होल्डर है वो 10% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है या डिमांड कर रहा है कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट किया है ना कंपनी में, शेयर लिया उसका,
ठीक है, तो मुझे कम से कम 10% रिटर्न मिलना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसको हम के ई भी लिखते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी की भी कोई कॉस्ट कीमत होती है, कोई बंदा फजूल में तो इन्वेस्टमेंट नहीं करता वो कोई। ठीक है, आप रिटर्न कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिविडेंड फॉर्म में भी, कैपिटल गेन, या लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी का जो भी है। लेकिन उसको कोई माइंड होता है कि यार इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ना क्योंकि फायदा हो, तो रिटर्न एक्सपेक्ट करो, तो फाइन, ओके। अब ये 10% मैंने लिख दिया कि इतना एक्सपेक्ट कर। अब ये कैसा कैसे निकला, ये भी एक फैसला है, तो ये हम सीखेंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है, ओके। फिर दूसरी तरफ आगे डेट। भाई साहब, डेट का तुम्हें पता है कि यार उसका तो जब भी डेट लेने जाओ पहले वो इंटरेस्ट की बात करते हैं, यार इतने परसेंट पे देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 100 मिलियन का इंटरेस्ट डेट ले लिया। उसमें उसने कहा यार कॉस्ट ऑफ डेट, डेट की भी एक कीमत होती है ना, इक्विटी की भी होती है, कॉस्ट ऑफ डेट, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट या फाइनेंस। क्या मैं आपको 10% पर दूंगा, यानी कि 10% आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, जिसे हम के डी लिखते हैं। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस में हम कॉस्ट को के से रिप्रेजेंट करते हैं। के ई क्या हुई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के डी क्या हुई, कॉस्ट ऑफ डेट, 10%। ठीक है, दोनों बराबर है। हमने प्रूफ क्या करना है कि डेट सस्ता है, ये बात हमने की है, ये प्रूफ करनी है, डेट सस्ता है। कैसे है, टैक्स सेविंग्स या टैक्स शील्ड भी कहते हैं इसे, टैक्स शील्ड होती है ना। कोई मसला हो तो एक शील्ड आपको बचा लेती है, ढाल बन जाती है, आपको बचा लेती है, तो ये टैक्स क्या बन जाता है, शील्ड बन जाती है, ढाल। ये आपका आपको बचा लेती है, यानी आपका खर्चा ज्यादा नहीं बढ़ाती। तो अभी हम ये प्रूव करते हैं कि डेट सस्ता कैसे है। ठीक है, कंपनी ने क्या किया, 100 मिलियन का लोन लिया उस पे, 100 मिलियन, लेट्स सपोज 1 साल के लिए लिया था। ठीक है, तो उसमें इंटरेस्ट कितना होगा, 10%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, साल के लिए लिया था तो 12/12 है, टाइम फैक्टर लगाए ना लगाए बात हुई, क्योंकि एनुअल रेट है 10% ऑफ इंटरेस्ट, फाइन। तो 100 पे 10% लें तो 10 मिलियन, 10 मिलियन आपने क्या किया, इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट है, अकाउंटिंग में नहीं पढ़ रहे, फाइन। अब आपने टैक्स में पढ़ा होगा कि जो भी अकाउंटिंग प्रॉफिट आता है ना, ठीक है, पहले तो आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस करते हैं और अकाउंटिंग प्रॉफिट में से माइनस होता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट नीचे, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस, और फिर नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो टैक्स वालों के लिए क्या होता है, टैक्स एक अलाउेबल एक्सपेंस है। टैक्स इज अलाउएबल एक्सपेंस, यानी टैक्स वाले इंटरेस्ट को अलाउ करते हैं कि हाँ ये एक अलाउएबल एक्सपेंस है, कि इस पे कोई उनको हर्ज नहीं है। ठीक है, अब क्विकली हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, मेरी इस कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट था जी भाई साहब, ग्रॉस प्रॉफिट था कितना था, 500 मिलियन, फाइन। ठीक है, फिर मेरी इंटरेस्ट एक्सपेंस था कितना, 10 मिलियन। तो ये कितना आ गया, 490 मिलियन, एग्रीड। मेरा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। अब जब टैक्स वालों ने देखा कि इसका नेट प्रॉफिट 490 मिलियन है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट मेरा 490 है। टैक्स वालों ने एड एडमिजिबल लेस इनएडमिजिबल वो चीजें कर करा के उन्होंने कहा हाँ और कुछ भी नहीं है, तो बस टैक्सेबल प्रॉफिट भी कितना बना, 490 ही बना। इसमें उन्होंने 30% लेट्स सपोज टैक्स रेट है, ठीक है, तो इसका 30% निकालें जरा, कितना आता है, 490 का 30%, 500 का 30%, 5 15। ठीक है, एक मिनट, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, क्विकली मोबाइल से कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग अपने पास सॉल्व करें। ठीक है, 490 का 30%, 147। ठीक है, 147 का उन्होंने टैक्स वालों ने टैक्स ले लिया, 490 में से, 490 में से 147 का मैंने टैक्स दे दिया, तो 343 बिजनेस के पास बच गया। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट कितना, 343 का फायदा हुआ। यानी कि नेट में मुझे कॉस्ट कितनी पड़ी। ठीक है, अब 10 का जो इंटरेस्ट था उस पे मुझे अलाउेबल एक्सपेंस, यानी कि 10 पे मुझे 30% की सेविंग हुई टैक्स की।
कैसे भला? अगर ये, ठीक है, यहाँ पे प्रूफ करते हैं। अगर ये इंटरेस्ट अलाउेबल ना होता तो मुझे टैक्स कितना पड़ता? ठीक है, मैं कहता यार अकाउंटिंग प्रॉफिट तो मेरा 490 है, टैक्स वाले कहते नहीं भाई, इनएडमिसिबल एक्सपेंस वापस ऐड बैक करो, तो ये जो इंटरेस्ट है ना ये वापस ऐड बैक करो 10, तो कितना हो जाता? 500। 500 में वो मुझसे 30% टैक्स लेते, 500 का 150। यहाँ तक ऐसा कि नहीं? ठीक है, अगर इंटरेस्ट को अलाउ ना करते तो वापस ऐड बैक करवाते ना। हमने क्या कहा था, अकाउंटिंग प्रॉफिट में वो चीजें वापस ऐड बैक होती हैं, कुछ माइनस भी होती है। यानी अगर वो मुझे अलाउ ना करते तो वापस ऐड बैक कराते और 500 पे टैक्स लेते, और 500 पे टैक्स बनता 150। अब उन्होंने कहा ठीक है यार, इंटरेस्ट का है इसको जाने दो, हाँ एक्सपेंस अलाउ है, तो अब मुझे टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 147। यानी 3 रुपए का मुझे बचत हुई, ₹3 सेविंग। नहीं हुई कि नहीं, ये बताएं। अगर अलाउ ना करता तो मुझे 500 150 टैक्स देना पड़ता, अलाउ किया तो मुझे 147, यानी 3 रुपए की बचत हो गई है। इसको हम क्या कहते हैं? टैक्स सेविंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट एक डिडक्टेबल एक्सपेंस है। तो यानी कि मुझे नेट में कितना पड़ा? नेट कॉस्ट। नेट में क्या कॉस्ट पड़ी भाई? मैंने 10 रुपया तो बैंक को दिया एक्सपेंस, बैंक को दिया एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, लेकिन उस पर मुझे 3 रुपए की बचत भी तो हुई है ना। 3 रुपए की बचत, बचत की शक्ल में हुई, टैक्स की फॉर्म में, है कि नहीं? तो मुझे नेट में कितने का पड़ा? 7 रुपए का खर्चा पड़ा, नेट, नेट कॉस्ट। ठीक है, आल्दो के मैंने बैंक को 10 रुपए दिए, लेकिन टैक्स वालों की वजह से मेरे 3 रुपए बच गए, क्योंकि वो अलाउेबल है। तो मुझे नेट में तकरीबन 7 का खर्चा हुआ है। ठीक है, एग्रीड। अगर मैं अलाउेबल ना होता तो फिर उस पर 30% अलाउ ना करते तो 500 पे 30% देते 150। अब उसने अलाउ किया तो मैं 490 पे 30%, 147 दे रहा हूँ, यानी 3 रुपए की बचत हो रही है। 10 रुपए गए जेब से और 3 रुपए बचे, तो मतलब नेट में मुझे 7 रुपए पड़े। ठीक है, तो डेट पे देखें टैक्स का क्यों डेट सस्ता है, क्योंकि उस पे क्या, हमने क्या कहा था? टैक्स इसलिए सस्ता है डेट के, उस पे टैक्स की सेविंग्स होती है, टैक्स शील्ड मिलती है। एग्री। उसके मुकाबले में इक्विटी वाली, इक्विटी का क्या होगा जी? इक्विटी वाले भाई साहब ने 100 रुपए दिया और वो कह रहे हैं जी डिविडेंड मिलेगा मुझे। ठीक है, ₹100 मिलियन दिए और उसके जहन में है कि डिविडेंड मिले। डिविडेंड कहाँ से मिलता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद डिविडेंड मिलता है। यानी कि डिविडेंड पे कोई आपको नो टैक्स सेविंग। एक तो टैक्स की बचत नहीं होती, क्यों? क्योंकि डिविडेंड तो निकालते ही कहाँ से हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट। ऐसा है कि नहीं? डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जो बनता है ना, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो जाता है रिटेन अर्निंग में, और रिटेन अर्निंग से डिविडेंड इशू होता है, आपने एफआर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद मेरा इतना प्रॉफिट बना, उसमें से जाता है। तो यानी टैक्स तो पहले ही कट चुका है, तो क्या बचत होनी है? बचत तो तब थी जिसका इंटरेस्ट पहले माइनस हुआ, फिर टैक्स वालों ने उसमें बचत दी। ये तो होता ही क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी टैक्स अब कुछ खत्म हो गया, अब आप पैसे दे रहे हो तो कोई बचत नहीं है। यानी कि अगर उसका है ना एक्सपेक्टेशन के यार 100 पे मुझे 10% डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, वैसे तो फेयर वैल्यू, पार वैल्यू पे डिविडेंड होता है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो डिविडेंड पार वैल्यू पे होता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 100 पे 10% कितना हुआ? 10। आपने 10 उसको देना ही देना है, गिव 10। कोई बचत स्कीम नहीं है, क्योंकि टैक्स की से, यानी शेयर होल्डर को आप कितने देंगे? 100 मिलियन से जो उस पर 10% देंगे, तो समझो 10 रुपए आप देंगे। ठीक है, उसके मुकाबले में अगर आपने वही 100 मिलियन का कर्जा लिया, उस पर 10% इंटरेस्ट देंगे, तो इफेक्टिवली आप उसको 7 रुपए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3 रुपए की आपने बचत कर ली है। तो ये क्या, कौन सस्ता हुआ? 10 रुपए सस्ते हैं, 7 रुपए? 7। तो यानी कि डेट इज चीपर देन इक्विटी बिकॉज ऑफ टैक्स शील्ड अवेलेबल, कि टैक्स की बचत हो जाती है। डिविडेंड वाले भाई को तो कोई बचत नहीं होती, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आपको जो भी प्रॉफिट उसमें से 10 रुपए देने पड़े, तो कोई बचत स्कीम है ही नहीं। ठीक है, एक तो टैक्स कट गया, पहली बचत नहीं है। दूसरा, जब आप डिविडेंड देते हैं ना, तो कंपनीज के ऊपर टैक्स में आपने को रूल पड़ा विद होल्डिंग टैक्स, कि कंपनी डिविडेंड देने से पहले थोड़ा सा और पैसा काट लेती है, विद होल्डिंग टैक्स। ठीक है, तो यानी कि
वो तो है ही और अलग से मसला, ठीक है। बहरहाल अभी तक हमने क्या कहा, डेट इज चीपर देन इक्विटी, और प्रूफ भी किया इस बात को ड्यू टू डेट शील्डिंग की वजह से सस्ता पड़ता है, ठीक है। कोई इशू यहाँ तक? ठीक है, ये आप खुद से घर में एक कैलकुलेशन बना के प्रूफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस नेट प्रॉफिट से पहले माइनस होता है और फिर अलाउ भी होता है, तो टैक्स शील्ड का फायदा मिलता है। अगर ये इंटरेस्ट ना होता तो आपको 150 का टैक्स देना पड़ता, अब आपको 147 यानी 30 रुपए, 3 रुपए की बचत हो गई है। तो वो उसी डेट की वजह से हुई है, तो समझो कि डेट की वजह से आपको फायदा। तो इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, डेट की तरफ जाती है। लेकिन इसके भी आगे भी एक लिमिट है, तो बहुत ज्यादा भी डेट नहीं ले लेना कि डेट टू इक्विटी रेशियो ही खराब हो जाए। एक हद तक डेट आपके लिए बहुत ज्यादा फिट है, सस्ता है, ठीक है। चीप सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में से है एक हद तक डेट, ठीक है। बहुत ज्यादा डेट ले लेंगी तो वो भी आपको महंगा मिलता है फिर, ठीक है। एक कंपनी उसके पास अभी तक डेट है ही नहीं, पहली दफा उधार लेने जाएगी तो सस्ता मिलेगा उसको, 10% में मिल जाए हो सकता है। लेकिन एक कंपनी है बेचारी, बदनाम जमाना है कि यार ये तो सारी कर्जों पे चल रही है, अब किसी बैंक के पास कर्जा लेने जाएगी तो बैंक को तो डर होगा कि यार आगे इतने कर्जों में तो ये कहाँ से मजीद पैसा लेंगे, तो वो उससे डर की वजह से रिटर्न ज्यादा डिमांड करेगा। पर 10% में लोन कभी नहीं देगा, वो उसको 15 या 20% पर लोन देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका रिस्क ज्यादा हो गया बैंक का, तो वो रिटर्न भी ज्यादा मांगेगा। ये सारी हम चीजें साथ साथ देख लेंगे, ठीक है। पहली दफा लोन लेने जाओगे सस्ता मिलेगा, बार बार अगर आदत ही बन गई लोन पे चल रहे हो तो फिर कंपनीज आपको, बैंक्स आपको सस्ता लोन नहीं देंगे। वो कहेंगे यार आगे इसके पास कुछ नहीं है, ऊपर से वो पैसा दे दी तो कम से कम रिटर्न तो ज्यादा कमाए ना, ठीक है। ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो ज्यादा रिटर्न कमाते हैं। तो कहने का मतलब एक डेट की भी कॉस्ट होती है, इक्विटी की भी होती है, लेकिन डेट की कॉस्ट पे टैक्स सेविंग वजह से डेट सस्ता पड़ता है, इक्विटी महंगी पड़ती है, ठीक है। लेकिन फाइल अच्छा, जेड इक्विटी और कैसे महंगी पड़ती है, इक्विटी इशुएंस चार्जेस बहुत ज्यादा है। थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट क्योंकि हम तो नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, इक्विटी इशू करनी है 100 मिलियन की, वो ज्यादा आसान है, या डेट लेना 100 मिलियन का? आसानी किस एतबार से है, ठीक है। डेट लेना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि बैंक के पास जाओ कि बैंक मुझे 100 मिलियन का इंटरेस्ट चाहिए, वो आपसे ना ट्रांजैक्शन पैसे लेते हैं, ट्रांजैक्शन फीस, लेकिन वो कम होती है बहुत। क्या हो सकता है 100 मिलियन पे वो 1 मिलियन ले ले मैक्सिमम, क्या ट्रांजैक्शन चार्जेस बैंक लेते हैं, ठीक है। लोन प्रोसेस फ्री में नहीं होता, आपके अकाउंट में अगर 100 मिलियन का लोन लेना तो 100 मिलियन पूरा नहीं आता, कोई 99 मिलियन या इस तरह कुछ आती है अकाउंट, ठीक है। लेकिन उसके मुकाबले में इक्विटी इशू करना बहुत मुश्किल, ठीक है। टाइम टाइम एंड मनी कंज्यूमिंग काम है, ठीक है। ये भी एक मसला है इक्विटी का, मुश्किल भी है। मुश्किल क्या मतलब कि आपने स्टॉक एक्सचेंज को बताना है, फिर अखबारों में इश्तेहार देने हैं, ठीक है। और फिर शेयर बुक क्लोज होगी जिस दिन पर, ठीक है। और फिर हर लॉ में आपने इसके लवाजमात पड़े होंगे, फिर नया शेयर सर्टिफिकेट कराओ, अगर उतनी गुंजाइश नहीं तो मेमोरेंडम कराओ, फिर कंपनी सेक्रेटरी को बताओ, एससीसीपी में बताओ, और शेयर, ठीक है। वो एक टाइम टेकिंग कॉम्प्लेक्स और पैसा भी ज्यादा लगता है, ठीक है। इक्विटी इशू करना मुश्किल काम है। डेट का क्या है, बस बैंक के पास जाओ और बैंक को कहो यार इतना लोन चाहिए, वो पैसे लेके। और मजे की एक और जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज की बात, कि बैंक हमेशा आपके कंपनी के एसेट्स को फाइनेंस करता है, कंपनी को नहीं देखता, कंपनी की शक्ल को नहीं देखता, कंपनी के एसेट्स को देखता है कि इसके बदले खुदा न खासा कंपनी अगर डूब गई तो कंपनी के पास असासे कितने हैं कि उससे मैं पैसा अपना रिकवर कर सकूंगा कि नहीं, कि तो बैंक के लिए वेरी मतलबी है, ठीक है। एसेट्स को फाइनेंस करता है, ठीक है। एक आम बंदा, आप लोन लेने जाए ना जरा 100 मिलियन का, आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा कभी भी। क्यों? क्योंकि आपके पास एसेट्स ही नहीं है। आपको कहते हैं, बैंक कहते हैं मेरे पास कोई सिक्योरिटी रखाओ, कोई चीज गिरवी रखाओ, प्लेज मोर्गेज लॉ में आपने पढ़ा होगा, आपके पास देने को कुछ नहीं है। तो मैक्सिमम हुआ ना तो आपको 2-3 लाख रुपया देगा, कहेगा इससे ज्यादा नहीं देता। उसके मुकाबले में कंपनी जाएगी, ठीक है। बैंक तो किसी का सगा नहीं है, कंपनी जाएगी और वो कंपनी अपनी बैलेंस शीट दिखाएगी, बैलेंस शीट में 1 बिलियन के एसेट्स शो हो रहे होंगे, तो बैंक कहेगा अच्छा हाँ इसके एसेट्स हैं तो इसको मैं लोन देता हूँ। और साथ में ना वो एक करवा लेता है, प्लेज करवा लेता है, या लियन मार्क या वट एवर जो भी उनकी सिक्योरिटी रख लेते हैं, सिक्योरिटी,
यानी कि बैंक जो है कंपनी के एसिड्स को फाइनेंस करता है, एसिड्स को पैसा दे रहा होता है, उसके बदले वो एसिड अपने नाम पे करवाता है या प्लेज कराते हैं या चार्ज, एससीसीबी के पास चार्ज रजिस्टर भी होता है। ठीक है, ये सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, पेपर शायद इसमें से ना ही आए, बट स्टिल पता होना चाहिए, सारी बात है, बिजनेस माइंडसेट अगर बनाना है। ठीक है, तो बैंक आपके एसेट्स को फाइनेंस करता है, कंपनी के नाम को कोई इंटरेस्ट नहीं, आपने नाम बेशक मुखर्जी कंपनी रखा है या कायद आजम कंपनी है, जो भी नाम से उसको गर्ज नहीं है, वो कहता है एसिड्स है तो करता दूंगा। एक कंपनी है नई नई बनी, उसके बाद एसिड्स ही नहीं है, ठीक है, मिसाल कर दी, तो उसको फाइनेंस नहीं देगा, वो कहेगा यार पालो, यानी कि एसिड को फाइनेंस करता है। एसिड अपने पास एक, क्योंकि इसको सिक्योर करते हैं ना, सिक्योर कर लेते हैं, नहीं तो इसी को दे रहे हो और वो आगे डूब जाए तो खत्म, तो सिक्योर करता है, फाइन। चले, हमने ये तो देख लिया कि डेट सस्ता पड़ता है और तो डेट जल्दी अरेंज हो जाता है, बैंक के पास जाओ बस, आप एसिड्स देखते हैं, आपको कर्जा देते हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम है, इक्विटी महंगी पड़ती है, और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लॉ में आपने पढ़ा होगा, इशू करते करते, और टैक्स की बचत भी नहीं होती तो महंगी पड़ती है। और बात यही है कि बैंक से कर्जा ले या इक्विटी ले, दोनों ने ही रिटर्न डिमांड करना है, तो जो शेयर होल्डर रिटर्न डिमांड करता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या रिटर्न डिमांडेड एक्सपेक्टेड बाय द कंपनी। और जो डेट वाला करता है उसको हम कॉस्ट ऑफ डेट कहते हैं, कि यार दोनों ने ही इन्वेस्टमेंट की हुई है, अपना अपना रिटर्न वो एक्सपेक्ट या डिमांड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अब मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ यार अब कंपनी के पास फाइनेंस आ गया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता चल गई क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी का की कीमत, और कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, डेट की कीमत। ठीक है, अब मैं निकालता हूं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल बोले तो सारा सरमाया बिजनेस में, ठीक है, वैसे अकाउंटिंग में कैपिटल तो हमें पता है क्या है, जो मालिक की तरफ से आता है, लेकिन कैपिटल का मतलब क्या है, सरमायाकारी या सरमाया। तो बैंक, इस कंपनी को सरमाया किसने दिया, एक तो शेयर होल्डर्स ने दिया, दूसरा कैप डेट वालों ने भी सरमाया लगाया। ठीक है, कैपिटल का अकाउंटिंग में वही मतलब है जो आपको पता है, लेकिन उर्दू में सही मतलब है सरमायाकारी की। तो कुछ तो शेयर होल्डर ने सरमायाकारी की और कुछ डेट वालों ने सरमायाकारी की। ठीक है, ओके, एक मिसाल, आप वैक का फॉर्मूला सीखते हैं। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि कंपनी को वेटेड एवरेज क्या पड़ा। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम वही बात करें क्या रिटर्न कहाँ से लेना है पैसा और कितना देना है, इस साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा जी कंपनी ने क्या किया है भाई साहब, कंपनी ने इक्विटी इशू की है जी 100 मिलियन की रुपीज की, और साथ में डेट ले लिया है, डेट भी दो तरह का लिया है, एक बैंक ए से लिया है, कितना लिया है जी, 10 मिलियन का एट द रेट 10% पर एनम, फाइन। और डेट दूसरा लिया है बैंक बी से 20 मिलियन का एट द रेट 5% पर एनम। ठीक है, लेकिन डेट जिससे ज्यादा लिया हुआ है उससे इंटरेस्ट थोड़ा सा उसको कम पड़ेगा। ठीक है, और जिससे कम लिया, ये हम जब एनालिसिस करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो कंपनी को चाहिए था कितना, 330 मिलियन एक प्रोजेक्ट करने के लिए। प्रोजेक्ट कैसे करना है डिसाइड वो हम बाद में देखेंगे, बस इतना पता है कि यार सॉरी 130 मिलियन चाहिए, तो कंपनी ने क्या किया, सॉरी 150 मिलियन करते हैं ना, ताकि एक पूरा डिटेल सवाल बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, इक्विटी 100 रुपए की कर ली, ठीक है, फिर उसने कहा डेट सस्ता पड़ता है तो 10 मिलियन का बैंक ऐसे ले लिया, और 20 मिलियन उधर से ले लिया, तो 130 हो गया। और डिपेंचर्स भी इशू कर दिए, डिपेंचर्स, डिपेंचर्स की कॉस्टिंग प्राइसिंग एक सारा कुछ हम सीखेंगे। डिपेंचर्स भी 20 मिलियन के इशू कर दिए, इशूड डिपेंचर्स 20 मिलियन, और डिपेंचर्स पर भी उसको तकरीबन 10% पर एनम देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था इंटरेस्ट बेरिंग होते हैं। ठीक है, अब कंपनी के पास तीन तरह का सरमाया आएगा, क्या इक्विटी भी आई, डेट बैंक से आया, और डिबेंचर भी, ये भी डेट की किस्म है। ठीक है, मुख्तलिफ रेट्स पे आ रहे हैं। ठीक है, इक्विटी वाले क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इक्विटी वाले मैंने क्या कहा आपको कि शेयर होल्डर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार तकरीबन ना मुझे
12% पर एनम रिटर्न मिलना चाहिए। किस फॉर्म में? डिविडेंड फॉर्म में भी मिल सकता है, या कम से कम कंपनी 12% मजीद जो मेरी रकम पर तरक्की करे और बेशक रिटेन्ड अर्निंग्स में पैसा रखे, लेकिन मेरी वैल्यू बढ़ाए। ठीक है, कोई बंदा इसलिए शेयर नहीं लेता है कि यार कंपनी नुकसान करे, यार मेरी नेट वर्थ बढ़ाती जाए। ठीक है, जहरी बात है, जब मैंने शेयर लिया तो अब मेरी कंपनी बन गई, मैं इसका मालिक हूँ, तो कंपनी के एसेट ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे आखिरकार जब बिकेगी कंपनी तो मुझे ही फायदा होगा। बाकी जब एसिड ज्यादा होते हैं, वैल्यू ज्यादा होती है, वो वैल्यू में पड़ेंगे। फॉर द टाइम बीइंग एक आम इंसान की तरह, हाँ यार कम से कम मुझे 12% रिटर्न मिलना चाहिए। बैंक वालों ने कहा 10%, 20, तो मुझे पास 150 रुपया अरेंज हो गया, 150 मिलियन रुपीज। अब मुझे सवाल में पूछा गया है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो भी सरमाया है उसकी कॉस्ट का वेटेड एवरेज निकाल दो। कॉस्ट, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है, कॉस्ट ऑफ डेट भी है, उसकी वेटेड एवरेज, यानी कि वेटेड एवरेज निकालना सीखी थी बचपन में, यानी कि उसका एक वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं, तो बस निकाल लेते हैं। अब वैग का फार्मूला क्या है? ठीक है, वैग का फार्मूला, इसका वैग कितना है? मैंने कहा 1 मिनट दे मुझे, मैं फौरन से निकाल के बताता हूँ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे आपने कॉलम बनाना है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लिखने हैं। मेरे पास किस किस फाइनेंशियल सोर्स आया? इक्विटी आई भाई साहब, फिर और कहाँ से पैसा आया? डेट से आया, बैंक लोन, बैंक लोन, ठीक है। एक बैंक से लिया था, फिर डेट, बैंक लोन बी से लिया, और फिर डिबेंचर्स भी तो ऐसे ना मेरे पास, डिबेंचर्स, एग्रीड। आपने हमेशा इस तरह की शक्ल बनानी है जब भी काम करना है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जहाँ जो इक्विटी, डेट, और ए बैंक, बी, सी। अच्छा, अब एक बात सुन लीजिए, यहाँ पे हमेशा हम डेट में लॉन्ग टर्म लोन लिया करेंगे। ठीक है, डेट में, डेट बैंक से दो तरह का होता है ना, एक लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, और दूसरा क्या? शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस, ये नाम सुना होगा आपने, शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस। नहीं सुना होगा किसी ने, तो मतलब उसने अभी तक कोई अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है। वेल, ये होता है बेसिकली शॉर्ट टर्म का ना कर्जा, कि यार रोजमर्रा के ना खर्चे निकालने के लिए ना बैंक को कहते हो यार मुझे एक फैसिलिटी दे दो 1 मिलियन तक, जो ऊपर नीचे होता है ना, मैं आपको क्या क्या करूंगा, 1 मिलियन तक फैसिलिटी दे दो। बाद में मेरे अकाउंट में नहीं पैसे होते तो क्या करूं मैं? आप सर मुझे एक फैसिलिटी दे दो, ठीक है, 1 मिलियन तक की, यानी कि 1 मिलियन के अंदर अंदर ना मैं आपके अकाउंट से पैसे निकालता रहूंगा, यूज करता रहूंगा, और जब मेरे पास होंगे मैं आपको वापस कर दिया करूंगा। और जितना अरसा यूज किया, क्या बैंक हमारा रिश्तेदार है नहीं, वो पर डे के ऊपर उस पर इंटरेस्ट चार्ज। लेट्स सपोज मेरे पास, मैंने आज से 1 लाख रुपए लिया, तो 1 लाख पे वो 10% या जो भी रेट है एग्रीड होता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, तो डेट में हम, ये जो ऊपर डेट पड़े ना, कॉस्ट ऑफ बैक में, हमेशा हम लॉन्ग टर्म डेट की बात किया करेंगे, शॉर्ट टर्म नहीं आया करेगा। ठीक है, या ये कह सकते हैं रेयर सर्कमस्टांसिस में आ सकते हैं, वो हम देख लेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस नहीं, बल्कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने में बड़े कर्जे, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन आया करेंगे। शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस दिया है सवाल में तो नहीं आया करेगा, रेयर सर्कमस्टांसिस में आता है, लेकिन वो हम देख लेंगे। तो आइडली, तो ये मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म लोन्स की, बैंक लोन लॉन्ग टर्म में, ये भी लोन और डिबेंचर भी किए, फाइन। फिर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लिखते हैं, फिर अगले कॉलम में आपने लिखना है हमेशा अमाउंट, कि कितनी अमाउंट आई उससे। तो बताएं जी कितनी अमाउंट आई। इक्विटी मेरे पास आएगी 100 मिलियन की, और बैंक ए से मेरे पास आया जी 10 मिलियन पीस। इक्विटी मेरे पास 100 मिलियन, अमाउंट मिलियन में ना, फाइन। ये आया मेरे पास 10 मिलियन का, ये आया 20 मिलियन का, और डिबेंचर्स कितने किए थे? 20 मिलियन के किए थे। 20 मिलियन, ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल बनेगा कितना? 150 मिलियन, जितना पैसा मुझे चाहिए था, फाइन, ओके। फिर इसके बाद आपने इसकी कॉस्ट लिखनी होगी, नेट कॉस्ट परसेंटेज में, कि भाई कितनी कीमत पड़ी। तो इक्विटी पे शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12%, ये अब निकालते कैसे हैं? परेशान हो ना, पूरी लॉजिक इसकी सीखेंगे कैसे निकलती है, 12% कैसे एक्सपेक्ट करता है, वो निकालेंगे, परेशान नहीं होना। पहला सवाल है ना, तो बस 12% हम कहते हैं, ठीक है वो 12% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या उसमें कोई बचत थी मुझे? मैंने कहा इक्विटी में कोई बचत नहीं है, क्योंकि टैक्स वाले तो कुछ भी नहीं करते।
क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में डेट सस्ता है इक्विटी से। खैर अलग टॉपिक है वो। 12% कॉस्ट, फाइन। द रिटर्न डिमांडेड और एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। फिर डेट वाले भाई साहब, बैंक ए ने कहा 10%, बैंक बी ने कहा 5%, इसने कहा 10%, इसने क्या कहा 5%। फिर डिबेंचर्स पे भी 10%, 10%, फाइन। देखिए इसको मैंने सेंटर में लिखा है, इसको मैंने साइड साइड में लिखा है, इसकी क्या लॉजिक हो सकती है। मैंने ऊपर लिखा है नेट कॉस्ट कितनी पड़ेगी। क्या डिबेंचर पे मुझे 10% नेट कॉस्ट पड़ेगी? नहीं, बल्कि टैक्स के सवाल में आपको कहता हूँ कि टैक्स है जी जो भी 30% लेते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी। तो क्या मुझे 10% पड़ेगी? नहीं, बल्कि मुझ पर टैक्स सेविंग होगी, तो 30% टैक्स की बचत हो जाएगी। तो इसको इस तरह आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स। ठीक है, यानी कि 10% है इंटू 1 माइनस टैक्स की परसेंटेज। 1 में समझो 100 को रिप्रेजेंट करता है, टैक्स कितना है जी 30%, 0.3, यानी कि 10% का 0.7 ले लें या 70% ले लें। ये मेरी कॉस्ट पड़ेगी, कितना बनता है 10% का, ये 7%। ठीक है, ये फिर 5% क्या मुझे पूरा 5% पड़ेगा? नहीं, बल्कि टैक्स की बचत होगी। कितनी बचत होगी टैक्स की? 30%। तो मतलब उसका नेट में 70% मुझे देना पड़ेगा। है उसकी 5% ही कॉस्ट, लेकिन मैंने कहा उसमें से 30% तो मुझे टैक्स बच जाएगा, तो यानी कि नेट में मुझे उसका 70% पड़ा। ठीक है, तो 5 का 70% 3.5%। फिर ये 10, लेट्स सपोज अगर टैक्स रेट 40% होता तो क्या होता? मुझे 40% बचत होती, यानी कि 100 में से 40 बचत होती तो मुझे 60% खर्चा आता, तो 5% मल्टीप्लाई 60% करता। ठीक है, तो इसको हमेशा 1 माइनस टी कर लेते, क्यों? टैक्स सेविंग, टैक्स शील्ड, फाइन। ठीक है, तो अब 10% है जी, 10% पे मुझे क्या 10% देना पड़ेगा? नहीं, बल्कि इस पे 30% तो टैक्स की बचत हो जानी है। तो आपने हमेशा, अच्छा मैं रूल आपको सिखा दूं, यहाँ पे फिर आपको 7%। ठीक है, 3 कॉलम बन गए, चौथा कॉलम आपने हमेशा बनाना है। इसको हम कह लेंगे वेट, डब्ल्यू या वेट या डब्ल्यू। इसको हम एक्स कहेंगे या कॉस्ट या एक्स, तो इसको हम डब्ल्यू एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब दूसरे पेन की बारी आ गई कि इसको हम वेट, यानी कि कितना वेट है उसका। ठीक है, यानी इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट में इसका कितना वेट है, 100 इसका है 10। ठीक है, टोटल 150 में से 100 वेट निकाल लिया, और यहाँ पे कॉस्ट निकाली जिसको हम एक्स कहेंगे। यहाँ पे हम डब्ल्यू एक्स का करेंगे। ठीक है, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स मतलब डब्ल्यू मल्टीप्लाई एक्स, तो करें जरा। 100 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12, 10 को 7 से करें तो 7। ठीक है, 20 को 3.5 से करें तो, 20 का 3.5 करें तो 10 का 3.5, 7 ही बनेगा मेरे ख्याल से। 10 का 3.5, 3.5 तो 7, और 20 का 7%, 20 7 14। इसको सम किया करेंगे, 12 और 7 कितने हुए? 19, 19 और 7 26, 26 और 14 30 40। यानी कि 150 रुपया जो मैंने फाइनेंस हासिल किया, उस पे मुझे 40 रुपए की कॉस्टें अदा करना पड़ी। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? ठीक है, हमेशा समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू, ये इसका फॉर्मूला है। और हमेशा ये बैक का फॉर्मूला याद कर लें। समेशन डब्ल्यू एक्स मतलब ये डब्ल्यू इन सब का सम करें, सिग्मा जिसे हम कहते हैं ना, सबका सम क्या है 40, डिवाइडेड बाय समेशन वेट। वेट कितना सबको सम किया हमने, 120 से हमारे 30, 130, सॉरी जो भी ऊपर किया था 100 जमा 10, 110, 130 और सबका वेट, टोटल फाइनेंस का सम। तो ये कितना आ जाएगा 150। आप निकालें जी 40 डिवाइडेड बाय 150, 40 डिवाइडेड बाय 150, तो तकरीबन 26 तो ये मेरा आ गया 26.67। ये मेरी कंपनी का एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, एवरेज
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी जो मेरे कंपनी में सरमाया लगा हुआ है तकरीबन 26% का रिटर्न वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वेटेड एवरेज, ठीक है, जिसमें से शेयर होल्डर्स 12% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और डेट होल्डर्स कोई 7% कर रहे हैं, कोई 10%, कोई 5%। तो इसको दोबारा देख लेते हैं, 40/150 इतना ही बनता है, ठीक है, ये कैलकुलेशन जो भी है। अब ये वैक कंपनी का निकला है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि कंपनी में जो भी कैपिटल सरमाया है ना, उसकी कीमत कंपनी को कितनी भुगतनी पड़ेगी, कंपनी की कितनी कीमत में उसको पड़ा है, तो 26.67%। अब ये क्या क्या बताता है, रेट निकालना सीख लिया, इसका मतलब क्या है समझना चाहिए ना, 26.6%, 7% क्या बताता है, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, 26.67 तो निकाल लिया, कैसे निकालना, कुछ छोटे छोटे रूल्स बताने लगो आपको। डेट को हमेशा आपने क्या करना है, पोस्ट टैक्स लेना है, ठीक है, ये आपने देखा है इसकी मैंने। एक बात, इक्विटी की हमेशा यहाँ पे मार्केट वैल्यू लिखनी है। अब ये फर्क आ सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था, अकाउंटेंट क्या करता है, 10 रुपए से शेयर कैपिटल क्रेडिट करता है, बाकी से शेयर प्रीमियम क्रेडिट करता है। तो आपने यहाँ पे इक्विटी की तोड़ना नहीं, उसको मार्केट वैल्यू, जिस जो मार्केट में कीमत चल रही है ना, अगर आपका शेयर 50 रुपए का तो 50 लिखना है, 100 रुपए का है तो 100 लिखना है, 1000 रुपए का 1000 लिखना है, 5 रुपए का तो 5 लिखना है, ठीक है, हमेशा, ठीक है, डेट को हमेशा पोस्ट टैक्स करना है, एक रूल, ठीक है, इक्विटी की हमेशा मार्केट वैल्यू लिखनी है, ठीक है, मार्केट वैल्यू, ठीक है, ये रूल्स याद रखने हैं। बाकी वेट कर लेने हैं, दूसरे कॉलम इसकी कॉस्टिंग कितनी है, और फिर WX, और फिर फार्मूला क्या है, समीशन WX इन सब का सम डिवाइडेड बाय समीशन या सिग्मा दिस, तो ये करके आ जाएगा आपके पास 26.7% इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कंपनी के पास जितना भी कैपिटल है, सरमाया है, उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट कितनी है। एग्रीड। तो देखें कितने मजे की चीज, वो जो हम नहीं डिस्काउंट रेट करते थे यूज 10%, 20, वो कैसे निकलता है, वो ऐसे निकलता है, देखें इसको कितना आसान है ये, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है 26.7% का, लिखें 26.7% का कंपनी को खुद कैपिटल 150 मिलियन कितने का पड़ा है, कंपनी ने क्या किया है भाई साहब, 150 मिलियन इकट्ठा किया है, कितने का पड़ा है, 26.67% का, यानी कि कंपनी की कीमतें खरीद इतनी है, ठीक है। जाहिर बात आपको होता है ना, प्रॉफिट में बेचने के लिए आप क्या करते हो, 100 रुपए की खरीदते हो तो 120 की बेचोगे, या अगर बहुत भी ज्यादा नुकसान किया तो 100 की 100 ही में बेचोगे, प्रॉफिट नहीं कमाओगे लेकिन नुकसान भी नहीं करोगे। इसी तरह कंपनी ने खुद 150 मिलियन जो लिया है वो उसको 26.67% का पड़ा है, तो कंपनी फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट करेगी, कम से कम उससे रिटर्न कितना आना चाहिए, 26.67। इससे कम रिटर्न आया तो हम वो प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये क्या कन्वे करती है, मतलब क्या है, मैसेज क्या कन्वे कर रही है, लिखें जी, वेयर एवर द कंपनी ने कितना पैसा इकट्ठा किया, 150, वेयर एवर द कंपनी इन्वेस्ट, ये अमाउंट जो भी है, इट शुड अर्न एट लीस्ट, कम से कम कितना पैसा रिटर्न लेगी, 26.67% रिटर्न, क्यों, क्योंकि उसको खुद इतने का पड़ा है, इससे अगर सस्ता उसको अ, इससे कम रिटर्न कमाती है तो समझो कंपनी नुकसान बनाएगी, तो कम से, वेर एवर द कंपनी इन्वेस्ट, यहाँ पे भी कंपनी इन्वेस्ट करे, शुड अर्न एट लीस्ट 26.67%, कम से कम इतना रिटर्न लाजमी कमाए। वो प्रोजेक्ट जिसमें इसका रिटर्न इससे कम आया करेगा वो हम नहीं किया करेंगे, वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा, अभी सिर्फ एक लिख ले कि कम से कम इतना रिटर्न करे, ठीक है, वो जो आगे प्रोजेक्ट्स है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि कंपनी कम से कम इतना रिटर्न हासिल करे, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मतलब दोनों मिला के कि सारे जो इन्वेस्टर थे वो कम से कम इतना, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टर कह सकते हैं इन्वेस्टर्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपने कॉस्ट में पढ़ लिया होगा, क्या होती है कि एक काम में छोड़ता हूँ उसके बदले दूसरा काम करता हूँ। तो यानी कि मुझे एक कॉस्ट बियर करनी पड़ती है कि अगर ये काम नहीं करता तो वो काम करके कुछ पैसा तो कमा लेता, अब वो मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और उसके बदले ये काम कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो मैंने अपॉर्चुनिटी लॉस की है एक एक काम के करने की वजह से, जो दूसरे काम को मैंने छोड़ा है, उसकी क्या कीमत थी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हमने कॉस्टिंग में क्लियर किया होगा। तो इसको इन्वेस्टर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहा जा सकता है, ठीक है। और वेयर एवर द कंपनी इट शुड इतना रिटर्न कमाना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट, वरना तो इससे ज्यादा ही कमाना चाहिए तभी फायदे में होगी कंपनी। तो इसका ये मतलब है कि कंपनी को सरमाया की कीमत ये भुगतनी या ये बियर करनी पड़ रही है। जो 150 मिलियन उसने इकट्ठा किया है, फाइनेंशियल में आ रहा है कि 150 मिलियन, उसके पीछे 26.7% की कॉस्ट कंपनी को बियर करनी पड़ती है। कुछ तो शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं रिटर्न, और कुछ तो बैंक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब था वेर एवर द कंपनी इन्वेस्ट शुड एटलीस्ट अर्न इतना, और क्यों, क्योंकि उसको खुद इतने का पड़े, जो भी सरमाया पड़े इतने का, और कम से कम इतना करेगी या नहीं तो इससे ज्यादा करेगी। और इसको हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वेस्टर भी कह सकते हैं ना कि यार इन्वेस्टर जो सा है इतना उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो उसने छोड़ी है, ठीक है। और इसको क्या कह सकते हैं, ठीक है, बहरहाल आपके लेवल पे फिलहाल दो चीजें लिखते हैं, ठीक है। वैग निकालना आ गया समझ, कि इक्विटी लिखते हैं, डेट्स जितने भी हैं सारे अलग अलग लिखते हैं, और हर डेट पे डेट को पोस्ट टैक्स लिखने हैं, उसकी जो कॉस्ट है, इक्विटी को पोस्ट टैक्स नहीं करना, और सिंपल निकाल लेना है कि वेटेड एवरेज की कंपनी को लोगों ने जो पैसा दिया ना, वेटेड एवरेज निकाला तो इतने परसेंट बना। बाकी ये कैलकुलेशन में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कैलकुलेटर की वजह से, बाकी आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। इशू कैलकुलेशन का मसला नहीं, मेन क्या है, लॉजिक, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल में सीखने की कोशिश की है। ठीक है जी, तो इस तरह हम निकालते हैं क्या, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कंपनी का जो सरमाया है उसके ऊपर एक वेटेड एवरेज कॉस्ट पड़ी है कंपनी को। फ्री में लोगों ने फीस भी लीला नहीं दी है, बल्कि एक रिटर्न एक्सपेक्ट या डिमांड कर रहे हैं लोग, ठीक है। डेट को टैक्स पोस्ट करना है, इक्विटी की मार्केट वैल्यू लिखनी है, एंड ये मैसेज क्या दे रही है कि कम से कम कंपनी को खुद इतना का पड़ा है तो आगे जो भी प्रोजेक्ट करना है उससे कम से कम 26.7% इंटरेस्ट रिटर्न कमाए, नहीं कमाते तो समझो समझो वो प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, वो आगे हम सीखेंगे। तो ये थी इसकी सिंपल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बाकी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमने देख लिया क्या होता है, डेट को हमने प्रूफ कर लिया कि डेट सस्ता पड़ता है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी एक चीज होती है, कॉस्ट ऑफ डेट भी चीज होती है, और बाकी बेशुमार इसमें चीजें वो आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। कि बाकी क्या प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है। तो अभी तक हमने ये मेजर मेजर सोर्सेज पढ़े, और थोड़ा सा आपको साइकिल समझाया कि अभी हम किस हिस्से पे काम कर रहे हैं, कि पैसा कितने का लिया और कितना रिटर्न। अभी ये 26.67 क्या था, वैग, कि कंपनी का अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये आगे क्या है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टॉपिक। अभी तक हम इस हिस्से में खेल रहे हैं कि पैसा कहाँ से लेना है और उसको कितना रिटर्न देना है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। सो स्टे ब्लेस्ड, कीप वर्किंग हार्ड, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ये बेसिकली एक माइंड सेटिंग सिनेरियो था, ठीक है, आज के लेक्चर। तो गुड लक, दुआओं में बस याद रखिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि एक मोटिवेशन आती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।